Yes, so welcome back. Let's go ahead with our discussion on the topic of salary income. We have completed the basics of salary. Now before actually going for calculation part, we'll be talking about some exemptions. ये ऐसे बीच में ही आए हुए चीज़ें हैं, एक फ्लो में नहीं आते हैं. इसके पहले जो अलग अलग कंसेप्ट बताया वो सब एक फ्लो में आया हुआ कंसेप्ट है, लेकिन बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आएगा तो बीच में याद रखना पड़ता है, ये पॉइंट आया मतलब ये एग्जाम्शन रहता है, इसके लिए बीच में सिखाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं. तो सेक्शन 913, सेक्शन 9 किसी को याद है क्या, किस चीज़ के लिए सेक्शन था? शुक्रवार को सिखाया था. सेक्शन 1 मतलब प्रीएम्बल, सेक्शन 2 मतलब डेफिनेशन, सेक्शन 3 मतलब प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, सेक्शन 4 मतलब चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 5 मतलब स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 6 मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस, 7 मतलब इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, 8 मतलब डिविडेंड इनकम जो मैंने सिखाया नहीं है अभी तक, और 9 मतलब परसों मैंने नोट्स भेजा हुआ था, आपने लिखा रहेगा तो शायद आपको याद आना चाहिए. एक्चुअली स्पीकिंग सेक्शन 9 मतलब इनकम डीम टू हैव बीन अक्रूड और अराइज इन इंडिया. ओके, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन 9 वाला इनकम. तो सेक्शन 913 प्रोवाइड्स दैट सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. अगर आपको याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो यहाँ पे देखेंगे, हमने चार्ट बनाया है ऑलरेडी. चलो एक्चुअली अपना बेसिक कंसेप्ट्स नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर रहेगा. ये जो पॉइंट है सेक्शन 9(1), उसके अंदर क्या है, सैलरी का पॉइंट अगर याद रहेगा तो, सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया एंड सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, अगर याद रहेगा तो. ओके, सो दिस पॉइंट इज कमिंग हियर. सेक्शन 913, ये देखो, ये सेक्शन 9(1) है और ये उसके अंदर का 2 के अंदर, ये मैंने दोनों को कंबाइन किया, वो 913 है बेसिकली. सो पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. ओके, ये वाला जो इनकम है सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने सीखा है कि अब इसको सैलरी बोलेंगे. भारत सरकार ने भारत के बाहर, भारत के राजदूतावास में काम करने वाले लोगों को दिया हुआ सैलरी इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया. हाउएवर, by virtue of section 10 subsection 7, any allowance or perquisite paid or allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering services outside India will be fully exempt. ये भी यहाँ पे हमने डाला था, अगर याद रहेगा तो. यहाँ पे क्वेश्चन आया था इधर, शॉर्ट टर्म डेविड, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो इधर किधर, तो सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट इज देयर बट फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7), अगर याद रहेगा तो. ओके, पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, वो यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं. हाउएवर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10(7), सैलरी जो दिया है वो टैक्सेबल होता है, बट अगर कुछ अलाउंसेस और परक्विजिट दिए रहेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट. ओके, फुली एग्जाम्प्ट. इंडिविजुअल एसएससीज हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया are entitled to the following exemptions in respect of remuneration or salary received by them under section 10(6). तो 10(7) किसके लिए है? 10(7) किसके लिए है? इंडियन सिटीजन. आई रिपीट, 10(7) किसके लिए है? जिसको मिल रहा है वो इंडियन सिटीजन है, जो दे रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो जिसके लिए दे रहा है वो क्या है तुम्हारा, सर्विसेज विच आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. उसके लिए दे रहा है वो. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? और उसमें अगर सैलरी दिया रहेगा तो वो टैक्सेबल है, बट अलाउंसेस दिए रहेंगे और परक्विजिट दिया रहेगा तो वो एग्जेम्प्ट है. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, अभी आगे देख रहे हैं हम लोग. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल एसएससी. अभी फिर से बार इंडिविजुअल की बात चल रही है, क्योंकि सैलरी तो एक्चुअली इंडिविजुअल को मिलेगा. हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अभी वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब ये पहला कंडीशन पूरा नहीं हो रहा उसका. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन और सैलरी रिसीव्ड बाय देम अंडर सेक्शन 10(6). अभी उनको अगर कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है या फिर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं तो फिर वो शायद एग्जेम्प्ट हो सकती है, लेकिन अभी ये 10(7) की बात नहीं चालू है, ये 10(6) की बात चालू है, पूरा अलग सेक्शन है. सो 10(6) क्या बोलता है? if the remuneration received by the foreign government employees or remuneration is received by foreign enterprise employees
or remuneration is received by non-resident non-citizen. I repeat, remuneration is received by number 1 foreign government employees, or number 2 foreign enterprise employees, or number 3 non-resident non-citizen. Repeating for the last time, 3 लोगों की बात चालू है. एक कौन? जिसको पैसा मिल रहा है वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, मतलब अपना एम्प्लॉय है ही नहीं. नंबर 1 वो इंडियन सिटीजन भी नहीं है और ऊपर से वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है. दूसरा फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है, मतलब फॉरेन का ही है लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है बल्कि फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है. एंड तीसरा, अगर वो नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन है, अगर वो नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन है तो क्या कंसिडर करने का? हम बोलेंगे ठीक है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर द एम्प्लॉइज ऑफ द एम्बेसी और हु आर द एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट. मतलब अभी 2 अलग अलग सिचुएशन. तुम कौन हो? लेट अस से नम्रता. नम्रता इज लेट अस से सिटीजन ऑफ इंडिया. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? एंड शी इज वर्किंग फॉर फॉरेन गवर्नमेंट, बट शी इज नॉट गोइंग आउट ऑफ इंडिया. शी इज वर्किंग इन लेट अस से US एम्बेसी इन इंडिया और शी इज वर्किंग इन UK एम्बेसी इन इंडिया. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है लेकिन तुम फॉरेन गवर्नमेंट को डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हो. US गवर्नमेंट ने तुमको USA में एम्प्लॉय करके वहाँ से यहाँ पे भेजा नहीं काम करने को, बल्कि तुम यहीं पे फॉरेन एम्बेसी के लिए काम कर रहे हो. समझ में क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो देर इज़ नो गारंटी कि US का एम्बेसी जो इंडिया में रहेगा, पूना में रहेगा, उसमें सब लोग जो काम करने वाले हैं वो सारे के सारे लोग US के सिटीजन, ऐसा तो नहीं रहेगा. देयर गोइंग टू बी मेनी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम अराउंड पीपल ऑल्सो. ओके, तो एम्प्लॉइज ऑफ द एम्बेसी रहेगा तो रेम्यूनरेशन ऑफ आर ऑफिसर्स इन देयर कंट्री इज ग्रांटेड एग्जेम्पशन बाय देयर टैक्स लॉज. सच एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ सपोज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द एम्बेसी, नंबर 1 तुम कौन हो? तुम भारत के सिटीजन नहीं हो. मतलब नम्रता का एग्जाम्पल मुझे कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि नम्रता इज इंडियन सिटीजन. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सपोज वो भारत के सिटीजन नहीं है और वो भारत के अंदर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के सिर्फ एम्बेसी के एम्प्लॉई है. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? फॉरेन गवर्नमेंट की किसी एम्बेसी के एम्प्लॉई है तो इन दैट केस हमको बोलना पड़ेगा कि अगर वो जो ऑफिसर करके यहाँ पे काम कर रही है वैसे ही इंडिया के ऑफिसर उनके कंट्री में काम करते रहेंगे और उनको अगर उनके टैक्स लॉ ने एग्जेम्पशन दिया रहेगा तो हम उनको यहाँ पे भी टैक्स एग्जेम्पशन देने को तैयार है. अगर तुम हमारे देश के सिटीजन जो तुम्हारे देश में काम कर रहे हैं, क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? हमारे देश के सिटीजन जो तुम्हारे देश में हमारे एम्बेसी में काम कर रहे हैं, उनको हम जो सैलरी दे रहे हैं वो वाला सैलरी अगर तुम तुम्हारे देश में एग्जाम करते हो तो तुम्हारे देश के सिटीजन हमारे देश में एम्बेसी में काम करते रहेंगे और उनको तुम जो सैलरी दे रहे हो उसको हम लोग एग्जाम करने को तैयार है. क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन कि वी आर टॉकिंग अबाउट whom? The employees of foreign embassy, and those employees are again non-citizen of India and they are getting remuneration from whom? Obviously from the embassy. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? उनको रेम्यूनरेशन कहाँ से मिल रहा है? एम्बेसी के पास से मिल रहा है. तो क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने काम कहाँ पे किया है? उन्होंने इंडिया में काम किया है क्योंकि एम्बेसी भारत में चालू की थी. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो वो सारी इनकम अक्रूड इन इंडिया हो गया. पॉइंट नंबर 3 वाला रहता है वो रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, डीम टू बी अक्रूड. तो सर ये अक्रूड वाला इनकम हो गया, इन दैट केस उसको पकड़ना चाहिए. हम बोलेंगे हाँ, लेकिन जो फॉरेन एम्बेसी के वो एम्प्लॉइज़ है वो फॉरेन कंट्री में, उस फॉरेन कंट्री में हमारा एम्बेसी भी रहेगा, इंडिया का एम्बेसी भी रहेगा और वहाँ पे इनके ही लेवल के ऑफिसर हमारे लोग वहाँ पे काम करते रहेंगे. उनको अगर उनका देश टैक्स में से एग्जेम्पशन देता रहेगा तो हम उनको एग्जेम्पशन कंसिडर करने वाले. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, एंड सच एम्प्लॉय, लेकिन जरूरी क्या है? वो जो एम्प्लॉय है फॉरेन गवर्नमेंट का, ही शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. वो सिर्फ एम्बेसी में काम करते बाकी कुछ नहीं करते. देन इट इज ओके. अगर वो दूसरा कुछ काम करता रहेगा तो उसके दूसरे काम का इनकम हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, उसको नहीं छोड़ने वाले. नेक्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मतलब अभी वो एम्बेसी में काम नहीं कर रहे हैं, वो फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और यहाँ पे आके काम करके वापस जाते हैं, कमिंग टू इंडिया फॉर ट्रेनिंग और सैलरी पेड बाय देयर ओन गवर्नमेंट. पर्पज ऑफ कमिंग टू इंडिया इज टू गेट ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी और सोसाइटी विच में बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोली और बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अदर स्टेट गवर्नमेंट. मतलब अभी दूसरा सिचुएशन चालू है, अभी एम्बेसी में काम करना लोगों का बात नहीं चालू है. हु आर यू? लेट अस से देयर इज मिस्टर एक्स हु इज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? इज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड. अभी थाईलैंड गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि बाबा यार वो इंडिया में यूपीआई बहुत सारा चल रहा है, भीम ऐप और सब वो तुम्हारा जो सिस्टम चालू है वो अच्छा सिस्टम है. तो वो थाईलैंड गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक, उनका जो रिजर्व बैंक रहेगा, सेंट्रल बैंक रहेगा, उसका वो एम्प्लॉई. तो फिर
गवर्नमेंट ने, उनके गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पे भेजा इंडिया में, तू 2 महीना 3 महीने के लिए इंडिया में रहने को आ जा, रहने को चला जा, इधर आके पहले वो यूपीआई का पूरा पूरा स्टडी कर। और वो यूपीआई का स्टडी कैसे करने का, वो कुछ गुप्तहर वाला नहीं है, कुछ सीक्रेट चुराने को नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा प्रोग्राम चालू किया हुआ है कि जिनको जिनको हमारे पास से यूपीआई का टेक्नोलॉजी चाहिए है, आप हमारे पास आ जाओ, हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ वहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे काम कर रहा, अभी 3 महीने के लिए उसको इंडिया में भेज दिया। तो 3 महीने के लिए वो काम कर रहा है कि 3 महीने के लिए सीखने के लिए आया है? सीखने के लिए आया। अगर उसको उसका गवर्नमेंट वो 3 महीने के लिए सैलरी देगी कि नहीं देगी? देगी। अगर उसको गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया, उसके गवर्नमेंट ने, थाईलैंड के गवर्नमेंट ने, कि 3 महीने के लिए वहाँ पे सीखने को जा, तुझे सैलरी नहीं देंगे, तो बोलेगा फिर मैं सीखने को भी नहीं जाऊँगा, काम खत्म। तो उसको सैलरी तो देना पड़ेगा। नाउ व्हेन द सैलरी इज गिवन टू हिम, इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग इन इंडिया एक्चुअली स्पीकिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकता है कि यार, ये शुड बी टैक्स इन इंडिया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि तब तुम इंडिया में काम कर रहे हो तुम्हारे देश के लिए, बट द वर्क इज डन इन इंडिया, मतलब इट इज अक्रूड इन इंडिया, ऐसा करके बात हो सकता है। तो लेकिन हमने बोल दिया सेक्शन 10(6) में कि देखो वो एम्बेसी में काम तो नहीं कर रहा है, वो उनके गवर्नमेंट के लिए उनके देश में ही काम कर रहा है, और उनके देश ने उनको बोला कि बाबा भारत सरकार ने या फिर भारत सरकार की किसी कंपनी ने या फिर भारत सरकार की किसी सोसाइटी ने चालू किए हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर, यहाँ पे आकर रहे और ट्रेनिंग पूरा करके वापस आ जाए। और वो ट्रेनिंग पीरियड जब चल रहा था तभी उसको सैलरी मिल रहा था, तो वो सैलरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पकड़ सकता है, बोल सकता है कि बाबा ये पीरियड के टाइम वो इंडिया में रहता था, इसका मतलब इट शुड बी अक्रूड इन इंडिया। अक्रूड इन इंडिया कंसिडर करेंगे तो काम खत्म, इट विल हैव टू बी टैक्स इन इंडिया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन फिर 10(6) बोलते हैं नहीं, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग देश के लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आएंगे नहीं। समझने में कैसे बोल रहा था? हमने बोला फिर ठीक है जाना दो, चलो इसको छोड़ देते हैं। हमने उसको स्पेसिफिकली एग्जाम किया है, हमको पता है कि सेक्शन 9(1) इसको पकड़ सकता है, अक्रूड इन इंडिया करके बोल सकता है, लेकिन हम उसको छोड़ने को तैयार है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? सेकंड वन कौन है? अभी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, ना वो फॉरेन कंट्री के फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, ना वो किसी फॉरेन कंट्री के भारत में रहने वाले एम्बेसी में काम कर रहा है, बल्कि वो फॉरेन के कंपनी में काम कर रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय है। समझने में कैसे बोला? मतलब गूगल का एम्प्लॉय है। ओके, सो फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है, तो फॉरेन नेशनल एम्प्लॉय रहेगा, फॉरेन नेशनल है एंड ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस और ट्रेड इन इंडिया। लेकिन वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी भारत में कोई बिजनेस और ट्रेड नहीं कर रही है। ओके, स्टे इन इंडिया ऑफ सच एम्प्लॉय इज लेस देन और इक्वल टू 90 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और वो भारत में रहने को आया, लेकिन उस दिन उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 90 डेज या फिर उससे कम दिन के लिए रहेगा, देन रेम्यूनरेशन ऑफ सच एम्प्लॉय नॉट डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम सच फॉरेन एंटरप्राइज। देन रेम्यूनरेशन ऑफ सच एम्प्लॉय इज नॉट डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम सच फॉरेन एंटरप्राइज। तो उसका जो रेम्यूनरेशन है उसको हम लोग डिडक्ट करने वाले नहीं है। एंड लास्ट पार्ट, नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन, मतलब वो रेसिडेंट भी नहीं है और ऊपर से सिटीजन भी नहीं है। तो रेम्यूनरेशन टू बी इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन शिप। अब इंडियन शिप रहेगा तो हमने पहले ही पकड़ लिया था उसको। समझ में क्या बोल रहा है? अभी ये फॉरेन शिप का है। एंड स्टे इन इंडिया ऑफ सच एम्प्लॉय इज लेस देन और इक्वल टू 90 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसको हम छोड़ देंगे, बोलेंगे ये भी एग्जाम्प्ट है। ये सब तीनों कहाँ पे आया है? सेक्शन 10(6) में बोला हुआ है। बट ये लास्ट का जो 2 है वहाँ पे क्या है? 90 डेज या फिर उससे कम दिन के लिए रहता रहेगा तो ही छोड़ने का है, मतलब 60 दिन के ऊपर एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि क्या है वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब 60 दिन के ऊपर रहेगा तो भी पकड़ा जाता है वो। समझ में क्या बोल रहा हूँ? लेकिन मैं बोला 60 के ऊपर, लेकिन 90 के अंदर ना, चलो छोड़ दो। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? 60 के ऊपर है, क्योंकि वो अतिथि देवो भव का कंसेशन सिर्फ किसके लिए? इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया के लिए है। आने वाला भी जो है, लिविंग इंडिया वाला सिर्फ सेंड ऑफ किसके लिए? सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, और आने वाला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन, दोनों के लिए। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन दोनों रहेगा। तो अपना हीरो क्या बोल रहा है? सर मैं तो फॉरेन नेशनल हूँ, मतलब मैं अतिथि देवो भव के अंदर नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं हूँ और मैं इंडियन सिटीजन भी नहीं हूँ। समझ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? मेरे लिए 182 भी एप्लीकेबल है और मुझे 60-365 भी एप्लीकेबल है, और मैं इंडिया में घूमने को आया हूँ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ मैं? लेकिन मेरा पेड सैलरी है, मतलब पेड लीव है मेरा, और वो इंडिया में 70 दिन के लिए रहने को आया, ऋषिकेश में वगैरह कुछ योगासन वोगासन करने को आ गया। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? 70 डेज मतलब कितना? 2 महीना मतलब 60 दिन हो जाएगा, तो 2 महीना और 10 दिन यहाँ पे रह के चला गया वो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बट उसका गड़बड़ हो गया अभी, ऐसा वो हर साल 70 दिन या फिर ऐसा कुछ तो आके जाता है, तो उसका 362 वाला मस्त से पूरा हो गया। किधर तो 63-65 भी पूरा हो गया, और तो पकड़ा गया। बोलते लेकिन चलो ठीक है यार, फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है, इंडियन गवर्नमेंट में काम करता नहीं है, वो यहाँ पे खर्चा करने को आ रहा है, एक्चुअली पैसा कमाने को आ भी नहीं रहा है, उसको एक्चुअली अतिथि देवो भव वाला कंसेप्ट मिलता नहीं, इसलिए हम लोग पकड़ रहे हैं, तो उसका सारा का सारा इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इन दैट केस फिर वो आना बंद कर देगा। एनीवे आ रहा है, खर्चा कर रहा है तो करने दो, तो हम बोलेंगे ठीक है फिर यार, फिर लेकिन 90 से कम रहता रहेगा तो छोड़ देंगे हम लोग।
समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं छोड़ेंगे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो दिस इज हाउ दीज एग्जाम्पशंस आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड, दैट विल हैव टू बी कंसिडर्ड व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दो प्रोफॉर्मा दिए हुए हैं। एक प्रोफॉर्मा किसका है? अंडर डिफॉल्ट रेजिम अंडर 115 BAC। डिफॉल्ट रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC के हिसाब से एक प्रोफॉर्मा है। तो ऑब्वियसली दूसरा प्रोफॉर्मा कौन सा रहेगा बताओ? ऑप्शनल रेजिम का रहेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तीसरा प्रोफॉर्मा भी आने वाला है कि डिफॉल्ट के रेजिम का आंसर दिया है प्रॉब्लम ने ऑलरेडी, और तुमको डायरेक्टली जंप मार के ऑप्शनल में जाने का है, तो फिर से पहले से पूरा कैलकुलेट नहीं करने का, डायरेक्टली सॉल्व करने का रहेगा। तो कैसे करने का? क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो अपना तीसरा प्रोफॉर्मा भी रहने वाला है। तो अभी ये पूरा प्रोफॉर्मा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप बाय हार्ट होते जाएगा। टेंशन मत लो सर इतना लिखा है क्या क्या करूँ, ये इंस्टीट्यूट का स्पेशलिटी है, आपको डराने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आप डरने वालों में से नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अब चिंता मत कीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। ओके, और आराम से समझेगा, मतलब बाय हार्ट करने का ज़रूरत है ही नहीं, अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा। पहले याद रखने का ये क्या है तुम्हारा, बेसिक सैलरी, फीस एंड कमीशन एंड बोनस। ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है ना, वो तुम्हारा रेगुलर पेमेंट ऐसा सोचो, मतलब जनरली हम इसको सैलरी बोलते ही है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जनरली हम इसको सैलरी बोलते ही है और इसको हम पकड़ लेते ही हैं। सो नॉट अ प्रॉब्लम। इसको डायरेक्टली आउटर कॉल में ले लिया मैंने, मतलब बेसिक सैलरी जितना तुम्हारा रहेगा ना, उसको अगर पर मंथ दिया रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करो, आउटर कॉलम ले लो। फीस और कमीशन दिया रहेगा उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम ले लो। 12 से मल्टीप्लाई करने का नहीं करने का डिपेंड्स। फीस पर मंथ रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करने का, कमीशन अगर परसेंटेज रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करने का सवाल ही नहीं आता फिर इन दैट केस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बोनस रहेगा डायरेक्टली आउटर कॉलम ले लो, बट बोनस इज टू बी चार्ज टू टैक्स ओनली ऑन रिसीट बेसिस, नॉट ऑन ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। बोनस बेसिक सैलरी एंड फीस कमीशन के लिए आइदर रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, फिर जो ब्लू कलर में ना वो अलाउंसेस है, ये भी रेगुलरली है। अलाउंसेस मतलब क्या, मैं तुमको हर महीने में एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये पेमेंट किसके लिए है? तुम जो काम कर रहे हो उस काम का ये तुम्हारा रेम्यूनरेशन नहीं है। आई रिपीट, तुम जो काम कर रहे हो उस काम का तुम्हारा ये रेम्यूनरेशन नहीं है, बल्कि तुमको मदद करने के लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अलग अलग चीजें आ रही है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड टू मी। मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारा जो काम है उसका तुमको जो मैंने रिटर्न्स देना चाहिए वो क्या है? तुम्हारा सैलरी है, फीस है, कमीशन है, बोनस है, बस काम खत्म हो गया। बट मुझे पता है कि जिस क्वालिटी का काम तुम कर रहे हो उस क्वालिटी के काम के लिए जितना सैलरी देना चाहिए उतना मैंने देके हो गया। अब मुझसे और कुछ देना जिम्मेदारी है नहीं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन जितना सैलरी तुमको मिल रहा है उसमें शायद तुम्हारा घर नहीं चलेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और मैं तुमको खोना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन मैं ज़्यादा सैलरी बढ़ा भी नहीं सकता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा काम का वर्थ उतना ही है। तो फिर मैं बोलूँगा देखो भैया मैं तुमको सैलरी देके हो गया और मैं तुमको एक्स्ट्रा अलाउंस दे रहा हूँ, आई थिंक मोर देन दैट, एक्स्ट्रा अलाउंस दे रहा हूँ। ये मत समझ कि ये तेरा काम का मुबदला है, बल्कि ये मैं तुझे किसी और स्पेशल पर्पस के लिए दिया हुआ अलाउंस है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अलग अलग तरीके का अलाउंस है। सर ऐसा क्यों करने का? दे देने का ना, सैलरी बढ़ा देने का, काम खत्म ना, सिंपल। वाई टू मेक ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स, काम कॉम्प्लिकेट करने का? उसके पीछे कारण है कि कितना तो बार क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो बाकी के कानून बनाए, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मैं तुमको तभी बोला था फर्स्ट लेक्चर में, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है। वहाँ पे जितनी तुम्हारी सैलरी रहती है, जितनी तुम्हारी सैलरी रहती है उस सैलरी का एक परसेंटेज, दैट सैलरी इज टेकन एज अ बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच ग्रेच्युटी यू आर गोइंग टू रिसीव और हाउ मच प्रोविडेंट फंड यू आर गोइंग टू गेट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज हाउ इट इज कंसिडर्ड। तो अगर मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ा के दिखा दिया तो नंबर वन, मुझे अभी तो तुमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि तुमको इतना पेमेंट करना है करके। बट नंबर टू, तुम रिटायर जब हो जाओगे तब तुमको जो प्रोविडेंट फंड देना है, तुमको जो ग्रेच्युटी देना है, उसका अमाउंट भी मेरे पॉकेट से ज़्यादा जाएगा। मैं जब तक तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार हूँ, बट इट डज नॉट मीन दैट तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम तुमको मैं ज़्यादा पेमेंट करूँ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर तुम मेरे लिए 15,000 का काम कर रहे हो तो मैं तुमको 15,000 देना चाहता हूँ, बट मुझे मालूम है 15,000 में शायद तुम घर नहीं चला पाओगे। ठीक है, मैं तुमको 25,000 देता हूँ, लेकिन काम करो, क्योंकि तुम्हारा लॉयल्टी अच्छा है, डेडिकेशन अच्छा है, और बाद में मैं अपना प्रॉफिट कमा लूँगा। दैट्स ओके, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ?
लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं अगर तुमको 25,000 बोल दिया तो तुम्हारा ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए, तुम्हारा बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए मुझे 25,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मुझे 25,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मेरा काम बढ़ते जाएगा। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। तो इसको कैसे सॉल्व करने का? फिर हमने बोला ठीक है, उसको बोलेंगे एक पार्ट आपका सैलरी, एक पार्ट आपका अलाउंसेस है, एंड ऑल अलाउंसेस मे नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सम अलाउंसेस में बी कंसिडर्ड, सम अलाउंसेस मे नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब तुमको जब मैं एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट देने वाला हूँ साइन करने के लिए, तब उसके अंदर ये सब लिखा हुआ रहेगा कि तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम्हारे कौन से अलाउंसेस तुमको मिलने वाले हैं, वो अलाउंसेस की रकम कितनी है, सैलरी कितने रेट से बढ़ेगी, अलाउंसेस कितने रेट से बढ़ेंगे, और रिटायरमेंट के लिए उसमें से कौन से अलाउंसेस कंसिडर किए जाएंगे, कौन से अलाउंसेस कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर किया जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू फोकस प्रॉपरली, और मुझे भी बाद में कैलकुलेशन करने को ईजी जाएगा। तो इनकम टैक्स बोलते हैं ठीक है, आपको ऐसा करने का तो करो, लेकिन हमने क्या बोल के रखा है? एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, whether in cash or in kind, whether in lump sum or in piecemeal, whether during employment or at the time of retirement or after retirement, everything is salary। तो सर ये अलाउंसेस भी सैलरी हो जाएंगे इनकम टैक्स के लिए। शायद रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आप कंसिडर करो ना करो आपके ऊपर, वो ग्रेचुइटी एक्ट क्या बोलता है वो उसको देखो, बोनस एक्ट क्या बोलता है उसको देखो, प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या बोलता है उसको देखो, लेकिन इनकम टैक्स के लिए सब कुछ सैलरी है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हम बोलेंगे ठीक है सब कुछ सैलरी है, सच्ची बात है। आपने ऑलरेडी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में जो डेफिनेशन दिया है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो है तो है और जो नहीं है वो भी है, ये तो पता चल गया आपने को, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी आगे की बात करते हैं। फिर कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं, कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं कि जो आपको अगर दिए जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ हैप्पी। देखो मैं इसके पहले भी आपको बोला था कि इनकम टैक्स इज़ नॉट अ टूल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। I repeat, income tax is not a tool only for the purpose of collection of tax, but income tax is basically a tool for the purpose of shaping the economy, changing the habits of people। तो अभी सोच के देखो, आपके दादाजी के ज़माने में, आपके दादाजी शायद अच्छे थे, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा आगे लेके गए, सो इट्स अ गुड थिंग, बट डज नॉट मीन दैट आपके दादाजी के ज़माने में जो उनके पीयर्स थे, उनके जो दोस्त लोग थे, उनके ज़माने के जो लोग थे, सब लोगों को एजुकेशन का मतलब समझा हुआ था। Many people were probably interested in getting money and spending it on their day-to-day life. They were not ready to spend it on the things for which it is necessary. शायद हाथ में पैसा दे दिया तो क्या करेंगे, इधर उधर उड़ा देंगे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो गवर्नमेंट वांटेड पीपल, एम्प्लॉयर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाबा देख अपने एम्प्लॉय को तो सैलरी दे, लेकिन साथ में क्या बोल, देखिए ये सैलरी है और ये तेरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा मैं दे रहा हूँ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर उसने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर वो खर्चा किया रहेगा तो हम उसको फिर एग्जेम्पशन देने को तैयार है। मतलब एम्प्लॉयर ने दिया है, एनीथिंग पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, इट शुड बी कॉल्ड एज सैलरी। तो एम्प्लॉयर ने अगर बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा दिया तो एक्चुअली स्पीकिंग के सैलरी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर अच्छा काम कर रहा है इसकी वजह से लोगों के अंदर अरे यार मुझे पैसा मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिल रहा है, ये मैं इधर उधर उड़ा नहीं सकता हूँ। आदमी को थोड़ा बहुत तो जिम्मेदार रहता है ना, बच्चों के पढ़ाई का पैसा लूंगा, अलाउंस लूंगा और बाद में होटलिंग के ऊपर खर्चा करूंगा तो खुद को शर्म आएगी मुझे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो देर इज अ चांस दैट पीपल विल अल्टीमेटली सेंड देयर किड्स प्रॉपर्ली टू गुड स्कूल्स एक्सेट्रा। अच्छा है फिर तो देश में अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे बढ़ते जाएगा, क्योंकि अच्छा एजुकेशन लेंगे तो बढ़ते जाएगा। लेकिन तू इधर बोल रहा कि नहीं, उसने एम्प्लॉयर ने तुझे एजुकेशन अलाउंस दे दिया ना, हम उसको पकड़ लेंगे, तेरा टैक्सेबल कर देंगे, फिर वो बोलेगा जाना तो वैसे भी टैक्स भरने का ना, मैं कुछ भी कर दूंगा। तो फिर गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, अभी हम लोग एक तरफ से लोगों को पुश करेंगे, एक तरफ से एम्प्लॉयर को पुश करेंगे, और हम लोग हमको जो चाहिए वो हो रहा है ना अल्टीमेटली देश में, तो फिर हर चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं मांगेंगे। तो कितने तो अलाउंसेस ऐसे जिसके अंदर हम लोग शायद कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट करने को तैयार है कि आपको अलाउंस मिला है एंड एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लम्प सम और इन पीस मील, एवरीथिंग शुड बी कॉल्ड एज सैलरी। तो ये सैलरी है, लेकिन ये डायरेक्टली आउटर कॉलम लेके मत जाओ, इसमें से कुछ अमाउंट हम लोग एग्जाम करने को तैयार है। समझ में कैसे बोल रहे हैं? इसमें से कुछ अमाउंट हम लोग एग्जाम करने को तैयार है। सेकंड स्पेसिफाई अलाउंसेस के अंदर क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब प्यार का अलाउंस नहीं सर, ही इज़ वेरी डियर टू मी, ऐसा नहीं है। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, डियर मतलब दूसरा मतलब है उसका महंगाई। ओके, सो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि तेरा सैलरी इतना ही है, लेकिन आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई, चल तुझे मैं थोड़ा इन्फ्लेशन का अलाउंस देता हूँ, दैट इज डियरनेस अलाउंस। इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम लेके जाओ, उसमें कुछ एग्जेम्पशन नहीं है। फिर हाउस रेंट अलाउंस, ऊपर कौन सा स्कीम बोला मैंने, ऊपर कौन सा रेजिम बोला मैंने? डिफॉल्ट बोला है। डिफॉल्ट में क्या बोलेंगे? HRA फुल्ली टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, हॉस्टल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनर कॉलम में ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लिया, और
बाद में बोलेंगे लेस 3,200 पर मंथ ओनली इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ और डम एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप मतलब उसको हाथ पैर का कुछ प्रॉब्लम है, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको हम लोग मदद करने को तैयार है। तो हम बोलेंगे कि नंबर 1 कौन चाहिए तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसमें से माइनस क्या कर दो, 3,200 पर मंथ मैक्सिमम। नहीं सर मुझे मिलता है अलाउंस 3,000 रुपीज़ का, मैं बोलूँगा फिर 3,000 माइनस होगा, क्योंकि एग्जाम्शन का रूल क्या है, एग्जाम्शन का नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो 3,200 इज ए लिमिट, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। अच्छा सर तो मुझे मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 5,000 मिल रहा है पर मंथ, मैं उसमें से 3,200 कट करता हूँ। बोलूँगा नहीं, आप डेफ हो क्या, आप डम्ब हो क्या, आप ब्लाइंड हो क्या, आप ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हो क्या, अगर हाँ तो ही 3,200 का एग्जाम्शन मिलेगा। हट्टे कट्टे एम्प्लॉई को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता रहेगा तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप मतलब क्या, एक तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, नहीं तो ब्लाइंड, नहीं तो डेफ, नहीं तो डम, मिला कर आपको सबको बात नहीं कर सकता है। डम मतलब बात नहीं कर सकता है, डम मतलब बुद्धू नहीं, डम मतलब बात नहीं कर सकता है वो। ओके, तो उन लोगों को बोलेंगे भैया ठीक है आपको 3,200 का हम लोग एग्जाम्शन देने को तैयार है, बट 3,200 का एग्जाम्शन नहीं है, 3,200 तक का एग्जाम्शन है। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो क्या रहेगा आपका, फुल्ली टैक्सेबल, डायरेक्टली आउटर कॉलम। बाद में ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एक्सेट्रा, तो ये जो अलाउंसेस है वो एग्जेम्प्ट इफ द अमाउंट इज फुल्ली यूटिलाइज फॉर द पर्पस। जितना अमाउंट तुमने जिस काम के लिए दिया है उसके लिए खर्चा किया रहेगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल। अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस एक्सेट्रा फुल्ली टैक्सेबल। इनर कॉलम नहीं चाहिए, आउटर कॉलम चाहिए। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, फिर आएगा कौन, परक्विजिट। परक्विजिट मतलब क्या, बेनिफिट्स इन काइंड। उसमें अलग अलग टाइप के परक्विजिट्स है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, फिर ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, या फिर एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय और टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स। ये तो ज़रा डिफिकल्ट चीज़ है, ये हम बाद में सीखने वाले, मैं बोला था ना, तो 2 घंटे का लेक्चर इसके ऊपर ही जाएगा, वो एक्रीशन वाला वो सब यहाँ पे आने वाला है। दिस वन ई एंड एफ, ये दोनों उसके ऊपर ही पॉइंट आने वाले हैं। ओके, बाद में वैल्यू ऑफ मोटर कार एंड एनी अदर परक्विजिटी सबको ऐड कर दे जाओ। ये पूरा लगभग 6 से 8 घंटे का लेक्चर है कि परक्विजिट का वैल्यूएशन कैसे होता है, उसके और बहुत सारे प्रॉब्लम करने के। और आपका सिलेबस में सैलरी लोगों को टप जाने का कारण क्या, वही है परक्विजिट। इसको कलर भी मैंने लाल दे के रखा हुआ है, टेंशन वाला चीज़ है वो। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंशन क्यों, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, तो एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग भी करने का, एट द सेम टाइम मेमोराइज भी करने का। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, उसका मैं अलग अलग चार्ट बना के दिया, टेबल बना के दिया है, उसको यूज़ करके याद रखना आसान रहता है। बेस्ट वे इज़ दैट वो जो टेबल्स है वो हफ्ते में एक बार लिख के रखने का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक नोटबुक ही बना के रखने का, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। हर संडे को नहीं तो ऐसे बाबा एक बार बैठ के सारा का सारा लिख दिया, हफ्ते में एक बार लिखने का काम खत्म हो गया, रोज का रोज करने की जरूरत नहीं फिर बाद में। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, फिर बाद में कौन आएगा, लीव ट्रैवल कंसेशन, ग्रेचुइटी। अभी ये जो है इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ, नहीं तो प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी, वो वाले यहाँ पे आ गया। ग्रेचुइटी मिल रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, लीव एनकैशमेंट मतलब लीव सैलरी मिल रही है, या फिर वीआरएस कंपेंशन मिल रहा है, फिर रिट्रेंचमेंट कंपेंशन मिल रहा है। ये सबको लेना पड़ेगा। इसमें से कुछ अमाउंट एग्जाम भी रह सकती है, कुछ अमाउंट टैक्सेबल रह सकती है। जितनी टैक्सेबल उतनी आउटर कॉलम में आएगी। फिर आउटर कॉलम में जो सब है उसका सबका टोटलिंग करूंगा, नाम रखूंगा ग्रॉस सैलरी। फिर ग्रॉस सैलरी में से माइनस क्या करने को मिलेगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A का डिडक्शन माइनस करने को मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसकी अमाउंट कितनी रहेगी, 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। एक ही डिडक्शन माइनस करने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, जो बचेगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम अंडर दैट सैलरीज, काम खत्म। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सर अगर डिफॉल्ट रेजिम में जाऊंगा तो हो गया, लेकिन अगर ऑप्शनल में जाऊंगा तो अभी देखना पड़ेगा। इसमें भी बेसिक फीस कमीशन सेम टू सेम है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। डीएनएस अलाउंस सेम है, लेकिन एचआरए जो था, एचआरए वहाँ पे क्या था, फुल्ली टैक्सेबल था। यहाँ पे क्या हो गया, लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1013 है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल था, यहाँ पे क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट अप टू ₹100 PMPC अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। PMPC का मतलब क्या है, पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, मैं लिखा है क्या किधर, आपने दिमाग चलाया। ओके ग्रेट। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस वो क्या रहेगा, वहाँ पे पूरा टैक्सेबल था, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे सेम हो, 3,200 इफ ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, सेम टू सेम। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस सेम टू सेम, डायरेक्टली फुल्ली टैक्सेबल। ट्रैवलिंग अलाउंस सेम टू सेम, एग्जाम टू द एक्सटेंट इट इज एक्चुअली स्पेंड फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज गिवन। अदर अलाउंसेस डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाना चाहिए था, आउटर कॉलम ले लिया है। परक्विजिट सेम, नो चेंज। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ।
सेम। लीव ट्रैवल कंसेशन उसमें एग्जाम्प्ट है अभी अंडर सेक्शन 10(5), तभी वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं था। इफ यू हैव सीन लीव ट्रैवल कंसेशन ईयर, इधर बोलता फुल्ली टैक्सेबल, डिफॉल्ट भी फुल्ली टैक्सेबल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5). ग्रेजुइटी सेम, अनकम्यूटेड पेंशन सेम, कम्यूटेड पेंशन सेम, लीव एनकैशमेंट सेम, वॉलंटरी रिटायरमेंट सेम, एंड रिटेंचमेंट कंपेंसेशन भी सेम। फिर कौन आएगा ग्रॉस सैलरी, लेकिन मेरी डिडक्शन 3 आएगा, एक ही नहीं रहेगा। ये तो पहले था ही अपने पास स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये पहले भी था, अभी भी है 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। लेकिन बाद में और 2 एक्स्ट्रा आएंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट इट इज अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सर कुछ तो गड़बड़ी वाली चीज़ है, ऊपर आपने बोला था एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ये देखो ना सर, हाँ तो फुल्ली टैक्सेबल मतलब ऑर्डर कॉलम में आ गया, और ये डिडक्शन मिल रहा है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब उसमें एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं है, जैसा एचआरए में मैं बोल रहा था कि एचआरए में तुम्हारा ये 1039 का एग्जाम्पशन है। समझे मैं कैसे बोलो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जाम्पशन है, मतलब बचा कुछ अमाउंट आउटर कॉलम में आता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में सारा का सारा अमाउंट आउटर कॉलम में आता है, और बाद में डिडक्शन मिल सकता है अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहोगे तो। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहोगे तो आउटर कॉलम में आ चुका है, बाद में माइनस करने को कुछ नहीं मिलेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, मतलब तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं तो तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा आउटर कॉलम में आता है पहले, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहोगे तो आउटर कॉलम में ले लो, टोटल में ले लो, बाद में भूल जाओ, बस काम खत्म, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहोगे तो पहले आउटर कॉलम में ले लो, फिर टोटली में ले लो, और बाद में फिर से डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर? और कौन मिलने वाला है तुमको? प्रोफेशन टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और बाय द एम्प्लॉय, वो सारा का सारा 3 चीजें ले लो, उसको आउटर कॉलम लेके जाओ, फिर आउटर कॉलम में जो बचेगा उसको बोलेंगे इनकम अंडर दैट सैलरीज। तो सर डिफॉल्ट स्कीम में और ऑप्शनल स्कीम में क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है, डिफॉल्ट रेजिम में जो तुमने इनकम कैलकुलेट किया रहेगा सैलरी का, उसमें से एचआरए का एग्जाम्पशन माइनस करना पड़ता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के एग्जाम्पशन माइनस करने को मिलता है, हॉस्टल अलाउंस के एजुकेशन एग्जाम्पशन माइनस करने को मिलता है, क्योंकि वो पहले मिलता है लेकिन बाद में मिलता है, ऑप्शनल में मिलता है। और फ्री फूड अल्कोहलिक बेवरेजेस टू पेड वाउचर्स अप टू ₹50 पर मील माइनस करने को मिलता है, एलटीसी के एग्जाम्पशन माइनस करने को मिलता है, और बाद में ये 2 एक्स्ट्रा डिडक्शन माइनस करने को मिलता है। दीज आर द एक्चुअल डिफरेंसेज बिटवीन डिफॉल्ट स्कीम एंड ऑप्शनल स्कीम। परक्विजिट में कुछ फर्क नहीं है, एक ही फर्क है ये वाला, ये परक्विजिट में से आता है। बट मैंने जो टेबल ऊपर बना के दिए थे उसके अंदर मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे दिखाया नहीं, क्योंकि छोटा पॉइंट एकदम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या आता है? जो फुल्ली टैक्सेबल है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाता है, जिसमें पार्शियल एग्जाम्पशन है पहले इनर कॉलम में लिखना पड़ता है, फिर उसमें से एग्जाम्पशन माइनस करने पड़ते हैं, फिर बचा कुछ अमाउंट आउटर कॉलम में आता है। आउटर कॉलम के टोटलिंग को क्रॉस सैलरी बोलते हैं, और उसमें से बाद में हम लोग अगर ऑप्शनल रेजिम रहेगा तो 3 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अगर डिफॉल्ट रेजिम रहेगा तो एक ही डिडक्शन क्लेम करने को मिल सकता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीज आर द बेसिक पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। सो ये जो सबसे पहला पॉइंट था अपना, कौन सा वाला? ब्लू कलर का, अलाउंसेस। पहले मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा, आज अपना सिर्फ लेक्चर अलाउंसेस के ऊपर ही रहेगा, और फिर भी अलाउंसेस पूरे नहीं होते हैं, शायद कल का लेक्चर भी अलाउंसेस ले जाएगा, थोड़ा सा कल का लेक्चर का 1 घंटा अलाउंसेस के ऊपर जाएगा। बाद में फिर अपना प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी वगैरह चालू होगा। सबसे लास्ट में परक्विजिट सिखाऊंगा, भले ही फॉर्मेट में परक्विजिट बीच में है, लेकिन परक्विजिट सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। क्लियर? सो यू ऑलरेडी नो नाउ मैक्सिमम सैलरी में क्या क्या आ सकता है, इतना ही चीज़ें आ सकती है। क्लियर? अब मैं अलाउंसेस का पढ़ाई करने का मुझे सर कौन से एग्जाम्प्ट है कौन से एग्जाम नहीं है कैसे याद रखूं, तो इसके लिए मैंने एक छोटा चार्ट बना के रखा है। और उसमें मैंने कुछ कैटेगरीज कंसिडर किए हुए हैं। पहला कैटेगरी कौन सा? फुल्ली एग्जाम्प्ट ओनली अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रेजिम में रहोगे तो माइनस एग्जाम्पशन क्लेम करने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दूसरा कौन सा? फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर बोथ रेजिम, मतलब ऑप्शनल रहेगा नहीं तो डिफॉल्ट रहेगा, दोनों में एग्जाम्पशन क्लेम करने को मिलेगा। बाद में फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट रेजिम बट पार्टली एग्जाम्प्ट अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। यहाँ पे क्या है? फुल्ली एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे क्या है? पार्टली एग्जाम्प्ट है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड ये कौन है? फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रेजिम, कुछ भी करो, इधर जाओ उधर जाओ, हमेशा वो टैक्सेबल ही है, एग्जाम्प्ट कुछ है ही नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो फुल्ली एग्जाम्प्ट ओनली अंडर ऑप्शनल रेजिम में कौन आएगा? अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, सैलरी एंड अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड समशरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये सिर्फ याद रखने की चीज़ है, इसमें बाकी कुछ है नहीं कैलकुलेशन करने के लिए। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस और सैलरी एंड अलाउंसेस पेड
बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनो का कोई एम्प्लॉय भारत में काम करता रहेगा और उसको अगर यूनो ने अलाउंसेस दिए रहेंगे, सैलरी दिया रहेगा, तो वो भारत में एग्जाम्प्ट हो जाता है। एंड समशेरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहेगा तो इट इज टैक्सेबल, और अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम रहेगा तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ सर? अगर वो अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया रहेगा तो हमने ऑलरेडी सीखा था 10(7), भारत सरकार के एम्प्लॉय भारत के लिए बाहर, देश के बाहर काम करते रहेंगे तो उनको जो सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल है, बट उनको जो अलाउंसेस और प्रॉफिट मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट है। अपना ऑलरेडी देख के हो गया, वेदर यू आर इन ऑप्शनल रेजिम और यू आर इन डिफॉल्ट रेजिम, द ट्रीटमेंट इज सेम। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, फिर कौन है? फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है, लेकिन पार्टली एग्जाम्प्ट अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। उसमें कौन है? सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013 नहीं, वो अपने को आज सीखने का है। स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1014 एक्सेप्ट ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड, डेफ, डम एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड एम्प्लॉइज। द एक्सेप्शंस इन A to D अबोव आर पार्टली एग्जाम्प्ट अंडर बोथ द रेजिम्स। ये हमने देखा था, अभी ये पॉइंट आएगा तो भी समझ में आ जाएगा क्या करने का क्या नहीं करने का। एंड ये जो इधर के अलग अलग नाम है, तुम कुछ भी नाम दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंसेस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो बोलने का बोलो, कुछ भी नाम दे दो, दे आर ऑल टैक्सेबल ऑलवेज, बिकॉज वो रूल क्या अपना, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लमसम और इन पीसमेल, वेदर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, एवरीथिंग इज सैलरी। तो वो वहाँ पे आएगी। सिर्फ ये लोगों को जरा याद रखने का। एक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय भारत के बाहर काम करता है और उसको अगर भारत सरकार अलाउंस देता रहेगा तो एग्जेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है और सैलरी यूनाइटेड नेशन के लोग हैं, उनको से मिलने वाला सैलरी और अलाउंसेस है, तो उनको कुछ अलाउंसेस मिलता रहेगा तो डिफॉल्ट स्कीम में टैक्सेबल है, लेकिन ऑप्शनल स्कीम में टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस ऑप्शनल स्कीम में थोड़ा एग्जेम्प्ट हो जाता है, डिफॉल्ट स्कीम में पूरा टैक्सेबल रहता है। और ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, ये छोड़ के बाकी के स्पेशल अलाउंसेस जो है वो डिफॉल्ट स्कीम में टैक्सेबल है। ये चार लोग जो है वो डिफॉल्ट और ऑप्शनल दोनों में पार्शियली एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैं क्या कंसिडर करूंगा अलाउंसेस का पढ़ाई करने के लिए? उसको मैं दो कैटेगरी में कंसिडर करूंगा। नंबर 1 अलाउंसेस फॉर पर्सनल पर्पसेस, नंबर 2 अलाउंसेस फॉर डूइंग ऑफिस ड्यूटीज। ऑफिस का काम करने के लिए अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, सैलरी भी ले और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा ले, क्यों दे रहे हो सर? अरे ऑफिस का काम तुझे करना पड़ता है ना, तो तू फटाफट से खर्चा कर ले, मैं तुझे पर मंथ अलाउंस देता हूँ। तू पहले खर्चा कर, बाद में मुझे बिल ला के दिखा, फिर मैं उसको रीइंबर्स करता हूँ। ये प्रोसेस में भी लेंदी होते जाएगा और उसके लिए तुझे तेरे पॉकेट से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। फिर तू बोलेगा सर मैं क्या को खर्चा करूँ, ज़्यादा तो ऑफिस का काम नहीं हुआ तो भी चलेगा, तेरा इंसेंटिव चला जाएगा। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, तुझे हर महीने में एक्स्ट्रा अलाउंस देके रखता हूँ। उस महीने में अगर तूने ऑफिस के लिए खर्चा नहीं किया तो भी मैं तेरे पास कुछ मांगूंगा नहीं वापस, रहने दे, अलाउंस दिया है तुझे मैंने। एग्जाम्पल, हु आर यू? यू आर अ पुलिस पर्सन, पुलिस हवलदार हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, ACP हो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपको क्या करना पड़ता है? यूनिफॉर्म डालना पड़ता है। यूनिफॉर्म कैसे रहना चाहिए? कड़क इस्त्री का रहना चाहिए। इस्त्री कर, उससे मेरा खर्चा होता है, तुझे यूनिफॉर्म अलाउंस देकर रखता हूँ। यूनिफॉर्म को बराबर से इस्त्री करने का, उसको क्या स्पेशल स्टार्च वार्च करने का, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये सब तुझे करने का। तू कौन है? एरोप्लेन का पायलट है, यूनिफॉर्म डालना पड़ता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? एरोप्लेन का पायलट है, एयर होस्टेस है, केबिन क्रू है, यूनिफॉर्म डालना पड़ता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम करता है, यूनिफॉर्म डालना पड़ता है। बड़ा बड़ा कंपनी में अगर ड्राइवर शोफर का काम करता रहेगा, यूनिफॉर्म डालना पड़ता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर आगे कैसे जाओगे इन दैट केस? तो बोलते हैं सर मुझे खर्चा करना पड़ेगा क्या? तू टेंशन मत ले, खर्चा के तुझे मैं पैसा देता हूँ। ओके, ऑफिस के काम के लिए तुमको मैंने अलाउंस दिया हुआ है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऑफिस के काम के लिए, या फिर तुम कौन हो? सेल्समैन हो और तुमको ऑफिस के काम के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ेगा, कभी रिक्शा जाना पड़ेगा, कभी क्या करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मैं पर मंथ तुमको क्या करता हूँ? एक्स्ट्रा अलाउंस देकर रखता हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंस, जाओ तो ऑफिस के काम के लिए जाए। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक आध महीने में तेरा कम खर्चा हो जाएगा बट अलाउंस ज़्यादा रहेगा, अगले महीने ज़्यादा खर्चा होगा तो फिर से मांगने को मत, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऑफिस के काम के लिए दिया हुआ अलाउंस मतलब राइट साइड में है, और पर्सनल मतलब ऑफिस का काम नहीं है तो एक्चुअली स्पीकिंग इसके लिए अलाउंस देने की जरूरत नहीं थी। क्या रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसके लिए अलाउंस देने की जरूरत नहीं थी, तो पर्सनल पर्पज का है। तो बेसिक रूल क्या याद रखने का, एक मन में फट से कोई भी अलाउंस तुम्हारे सामने आया ना तो पहले क्वेश्चन करने का, ये कौन सा टाइप का अलाउंस है? ये पर्सनल पर्पस का अलाउंस है कि ऑफिस ड्यूटीज का अलाउंस है? अगर ये पर्सनल पर्पस का अलाउंस रहेगा, अगर ये पर्सनल पर्पस का अलाउंस रहेगा तो क्या कंसिडर करने का? जनरली टैक्सेबल, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी को अच्छा करने के लिए तुमको सैलरी मिलती थी।
तुम्हारे ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दूसरे नाम से तुमको सैलरी दे रहा है, तो हम उसको सैलरी पकड़ना, इट इज जनरली टैक्सेबल। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? जनरली टैक्सेबल एंड इट मे बी एग्जाम्ड ओनली इफ इट इज क्लियरली गिवन कि उसको एग्जाम करो, वरना उसको एग्जाम करने वाले नहीं। तो जैसे मैं तुमको बोलूँगा अरे मुझे टिफिन अलाउंस मिल रहा है, तुमको टिफिन खिलाने का जिम्मेदारी एम्प्लॉयर का है क्या? नहीं है, खत्म। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तुमको आवाज़ नहीं रोज अच्छा खाना खाओ, ये तुमको मैं अलाउंस देता हूँ, मतलब एम्प्लॉयर तुमको सैलरी दे सकता है तो उसके लिए उसने टिफिन अलाउंस दिया है, बाकी कुछ नहीं। हम बोलेंगे इट इज जनरली टैक्सेबल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ऑफिस के काम के सिलसिले में तुमको इस शहर में रहना पड़ेगा, सर मेरा सैलरी में इतना परवड़ता नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरा सैलरी उतना ही रहेगा, बट तुझे मैं सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस देता हूँ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तुझे मैं सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस देता हूँ, अभी तो इसको यूज़ करके कंप्लीट कर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो व्हाट टू डू? बोलूँगा ठीक है, फिर इन दैट केस यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस, क्या हुआ ये पर्सनल पर्पस के लिए दिया हुआ चीज़ है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड ऑफिस के काम के लिए दिया हुआ है करके, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस, महंगाई का खर्चा, अरे महंगाई का उसका जिंदगी कैसे करने का वो करेगा, उसका महंगाई उसको परवड़ते इसलिए मदद करने को तुम जा रहे हो, मतलब बेसिकली सैलरी देना चाहते हो बट नाम चेंज किया वो। तो जनरल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए रहेगा तो जनरली इट इज टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? राइट साइड में कौन है? फॉर ऑफिस ड्यूटीज, जनरली एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जनरली एग्जाम्प्ट बट टैक्सेबल ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड। नेक्स्ट वन, फिर ऑफिस ड्यूटीज वाला उसको दो टुकड़े कंसिडर करेंगे, एक कौन रहेगा? स्पेसिफिक एम्प्लॉय, दूसरा कौन रहेगा? ऑल एम्प्लॉयज। ऑफिस ड्यूटीज अगर स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ही मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है, तो शायद ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होने का चांसेस है, क्योंकि ये उनका काम ऐसा वाला स्पेशल काम है कि जिसके लिए अलाउंस दिया जाता है, तो जनरली वो एग्जाम्प्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। नहीं सर, सभी एम्प्लॉयज़ को मिल जाता है, सभी एम्प्लॉयज़ को, मतलब ये इनको ही मिलेगा उनको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दैट केस हम बोलेंगे ठीक है, फिर एग्जाम्पशन डिपेंड्स, उसके अंदर फिर दो कैटेगरी के अलाउंसेस रह सकते हैं। सम अलाउंसेस आर एग्जाम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंडिचर एंड सम अलाउंसेस आर एग्जाम्पशन डिपेंड्स अपॉन नॉट एक्सपेंडिचर बट स्पेसिफिक लिमिट। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चालू है करके, टेंशन मत लो, एक एक देखते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा है? अलाउंसेस फॉर पर्सनल पर्पस। अलाउंसेस फॉर पर्सनल पर्पस, हमारा रूल क्या है? पर्सनल पर्पस के लिए तुमने सैलरी देना चाहिए था, तुमने जानबूझ के क्या कर दिया? अलाउंस का नाम यूज कर दिया, तो तुम सिर्फ नाम चेंज करके एम्प्लॉय का टैक्स लायबिलिटी कम करने का कोशिश कर रहे हो, दिखा रहे हो कि सैलरी कम है और अलाउंस ज़्यादा है। हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। अलाउंस का पर्पस क्या? देखो, डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ये सब एम्प्लॉय के जिंदगी को अच्छा करने के लिए दिए हुए चीज़ें हैं, तो जनरली ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। हमारा रूल क्या है? जनरली टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट ओनली इफ स्पेसिफाइड। एग्जाम्प्ट होंगे लेकिन कब? ओनली इफ इट इज क्लियरली गिवन कि एग्जाम्प्ट करना है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो डियरनेस अलाउंस फिर डियरनेस पे रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, फिक्स मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सिर्फ ये जो एचआरए है ना, उसको क्योंकि स्पेसिफिकली बोला हुआ है ऑप्शनल स्कीम में तुमको एग्जाम्पशन क्लेम करने को मिलेगा, वरना वो भी मिलता नहीं था। एक्चुअली डिफॉल्ट में मिलता नहीं है, डिफॉल्ट में एचआरए मिला तो सारा का सारा टैक्सेबल है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। दूसरा कौन सा? स्पेशल अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1014, उसके अंदर कौन है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये तीन चीज़ें हैं। उसमें से ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या है? 3200, ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप रहेगा तो ही। और एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस का स्पेशलिटी क्या है? सिर्फ डिफॉल्ट रेजिम, सिर्फ ऑप्शनल रेजिम में मिलेगा, और वो भी कितना? एजुकेशन रहेगा तो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, और एक्सपेंडिचर रहेगा तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर रहेगा तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, तो सर इसमें बेसिक रूल क्या है? पर्सनल पर्पस का रहेगा तो जनरली इट इज टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट ओनली इफ इट इज क्लियरली गिवन। और ऐसा वाला कौन है? सिर्फ ये एक है और ये दो है और ये तीन वी कैन स्पेसिफाई कि जिसमें बोला कि कितना एग्जाम्प्ट है, बाकी सब कुछ टैक्सेबल ही है, क्योंकि ये किस लिए है? तुम्हारे जिंदगी को अच्छा करने के लिए दिया हुआ है, बाकी कुछ है नहीं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस सबसे पहले अपने कुछ सीखने के बारे में एचआरए का एग्जाम्पशन कितना है। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर ट्राइंग टू आंसर इज व्हाट इज द एग्जाम्पशन ऑफ एचआरए। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो पहला क्वेश्चन हमेशा आता है एचआरए के एग्जाम्पशन में, इज द एम्प्लॉय स्टेइंग इन हिज ओन हाउस, और इज स्टेइंग इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट, और इज स्टेइंग इन हाउस फॉर विच रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी। तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इज द एम्प्लॉय स्टेइंग इन हिज ओन हाउस, वो खुद के घर में रहता है क्या? अगर हां तो उसको रेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको रेंट देने की जरूरत नहीं है तो उसके एम्प्लॉयर ने उसको एचआरए देने की जरूरत नहीं है।
और फिर भी उसके एम्प्लॉयर ने उसको एचआरए दिया रहेगा, तो हम बोलेंगे सारा का सारा एचआरए टैक्सेबल। डिफॉल्ट स्कीम में तो ऐसा कुछ पूछते भी नहीं है, डिफॉल्ट स्कीम में सीधा बोलते हैं एचआरए मिल गया टैक्सेबल, खत्म। ऑप्शनल स्कीम में पहला क्वेश्चन पूछता है, अच्छा एचआरए मिल गया क्या आपको, जरा बताओ ना कि आपका खुद के घर में रहते हो कि किसी और घर में रहते हो? नहीं सर खुद के घर में रहता हूँ, तो एचआरए टैक्सेबल। नहीं सर मैं खुद के घर में नहीं रहता हूँ, मैं भी आइडिया किया, घर मेरी बीवी का ऐसा दिखा है, घर मेरे पिताजी का ऐसा दिखा है, समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ, पिताजी के घर में रहता हूँ, तो बोलेंगे इजी स्टेइंग इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट। क्वेश्चन पूछा ना आपने मुझे कि सर आर यू स्टेइंग इन योर ओन हाउस? नो आई एम नॉट स्टेइंग इन माई ओन हाउस। आई डिड नॉट आस्क यू विथ हुम यू आर स्टेइंग। आई अज्यूम कि खुद के घर में नहीं रहता मतलब भाड़े के घर में रहता है, ऐसा थोड़ी है। कभी कभी ऐसा, अभी आप सब लोग देखो ना, आपके खुद के घर में रहते हो क्या? नहीं, आप तो मम्मी डैडी के घर में रहते हो ना, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो देयर इज नो कंपल्शन कि खुद के घर में नहीं रहता मतलब ऑटोमेटिकली भाड़े के घर में रहता है। इसलिए सेकंड क्वेश्चन, आर यू स्टेइंग इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट? बोलते हैं यस सर, आई एम स्टेइंग विथ माई फादर, और आई एम स्टेइंग विथ माई फादर इन लॉ, और आई एम स्टेइंग विथ माई अंकल, और आई एम स्टेइंग विथ माई ब्रदर, और आई एम स्टेइंग विथ माई सिस्टर। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अच्छा, मतलब आप ऐसे घर में रहते हो जिसके लिए आपको रेंट नहीं है, ठीक है। फिर से बार एचआरए मिलने का जरूरत नहीं था, फिर भी आपके एम्प्लॉयर ने आपको एचआरए दिया हुआ है, तो आपका एचआरए पूरा टैक्सेबल। नहीं सर मैं ऑप्शनल रेजिम में हूँ, मुझे एग्जाम मिल सकता है, एग्जामेशन मिल सकता है, लेकिन हमारे कंडीशन पूरे करोगे तो तुमको एचआरए देने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुम भाड़े के घर में रहते नहीं हो। भाड़े के घर में रहने वाले को मदद करने के लिए एम्प्लॉयर ने अगर एचआरए दिया रहेगा तो ऑप्शनल रेजिम में हम एग्जामेशन देने को तैयार है। तुम अगर भाड़े के घर में रहते नहीं हो और फिर भी तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको एचआरए देता है, तो उस एचआरए को तुम किस लिए यूज करोगे? अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए यूज करोगे, तब तो तुम्हारा इनकम बढ़ गया ना, मतलब तो टैक्सेबल है वो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, ना मैं खुद के घर में रहता हूँ, ना मैं किसी ऐसे घर में रहता हूँ कि जिसके लिए मुझे रेंट न देना पड़े, मतलब मैं रेंट वाले घर में ही रहता हूँ, मैं रेंट वाले घर में ही रहता हूँ। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो कैसे कंसिडर करना पड़ेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इजी स्टेइंग इन अ हाउस फॉर विच रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी। थर्ड क्वेश्चन, सर मैं रेंट के घर में रहता हूँ लेकिन मेरा रेंट का जो रकम है, रेंट की जो अमाउंट है वो मेरे सैलरी के 10% से कम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कंसिडर करता है कि कोई भी आदमी जितना पैसा कमाता है उसने पैसे के 10% तक का रकम वो अपने घर के ऊपर खर्चा करता है, और जितना पैसा कमाता है उसके 10% तक का अगर खर्चा वो घर के ऊपर करता रहेगा तो उसके लिए उसको किसी ने मदद करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, कोई भी आदमी अपने जितना इनकम कमाता है, जितना इनकम है उसका 10% तक का रकम अगर वो घर के लिए खर्चा करता रहेगा, आइदर एज म्यूनसिपल टैक्स और एज रेंट और एज दिस और एज दैट वगैरह करके, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह करके, तो उसके लिए किसी ने उसको मदद करने की जरूरत नहीं है, तो करना ही है। हम जितना पैसा कमाते हैं उसका 1/10 जनरली हम लोग अपने घर के ऊपर खर्चा करते हैं। तो अगर जितना कमा रहे हो उसका 1/10 अगर तुम घर के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो तुमको किसी ने मदद करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुमको अलाउंस देने की जरूरत नहीं थी। फिर भी तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुमको अलाउंस दिया हुआ है। मतलब अगर तुम्हारा दोस्त है जो खुद का बिजनेस करता है और फिर उस बिजनेस के इनकम के हिसाब से जितना पैसा कमाता है उसका 1/10 तो अपने घर के ऊपर खर्चा करता है, तो उसको कुछ माइनस करने को नहीं मिलता है, तो उसके घर के ऊपर ही खर्चा हो रहा है उसका, और उसको कुछ माइनस करने को नहीं मिल रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम 10% तक का खर्चा कर रहे हो, और ऊपर से 10% तक खर्चा किया, ऊपर से तुमको तुम्हारे एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया एक्स्ट्रा वाला, तो दैट एक्स्ट्रा पैसा यू आर एनीवे गोइंग टू स्पेंड ऑन योर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो हम बोलेंगे फिर से वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर तुम खुद के घर में रहोगे तो तुमको एचआरए मिलना नहीं चाहिए था लेकिन मिल गया है, तो सारा का सारा टैक्सेबल। अगर तुम खुद के घर में नहीं रह रहे हो लेकिन किसी और के घर में रह रहे हो जहां पे तुमको रेंट देने की जरूरत नहीं है, क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? ओके, तो इन दैट केस अगर फिर से एक बार जो भी कुछ तुम्हारा ऐसे वक्त तुमको एचआरए देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी एचआरए मिल गया रहेगा, सारा का सारा एचआरए इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, अगर तुम ऐसे घर में रहते हो जहां पे तुम रेंट देना पड़ता है तुमको, मैं क्या करता हूँ, पिताजी के घर में रहता हूँ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप मुझे पकड़ रहे थे ना, आर यू स्टेइंग इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट। मैं पिताजी को बोलता हूँ पिताजी आप मुझे पर मंथ 1000 रुपीज चार्ज करो रेंट करके, तो अभी हाँ सर आई एम नॉट स्टेइंग इन माई ओन हाउस एंड आई एम पेइंग रेंट। बोलते बट रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी, एचआरए की जरूरत नहीं थी। कह रहे समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर भी एचआरए मिल रहा है, चल सारा का सारा एचआरए टैक्सेबल। ऑप्शनल रेजिम रहेगा तो भी सारा का सारा टैक्सेबल, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं सर मैं खुद के घर में नहीं रहता हूँ, मैं भाड़े के घर में रहता हूँ और जो भाड़ा पे करता हूँ वो मेरे सैलरी के 10% से ज़्यादा है, मतलब शायद तुझे सचमुच में अभी ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है, तो तुझे तेरे एम्प्लॉयर ने मदद करना लाजमी है, वरना तू जो चीज़ें अपने नॉर्मल ज़िंदगी के लिए यूज़ कर सकता है शायद वो नहीं कर पाएगा।
शायद तू बच्चों के एजुकेशन का खर्चा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा क्योंकि तेरा रेंट ज़्यादा जा रहा है। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। शायद तू बुढ़ापे का सहारा तेरा खो देगा क्योंकि तू अभी सैलरी रेंट पर ज़्यादा खर्चा कर रहा है। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ। तो शायद तेरा एम्प्लॉयर तुझ पर तरस खा के अगर तुझे एचआरए देता रहेगा तो हम उसको एग्जाम्पशन देने को तैयार है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सर कितना एग्जाम्पशन मिलेगा मुझे? अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार तेरा सैलरी, तेरा एचआरए, तेरा रेंट या फिर तेरा रहने का जगह, ये चार में से कोई एक भी चीज, तेरा सैलरी, तेरा एचआरए, तेरा रेंट, तेरा रहने का जगह, ये चार में से कोई एक भी चीज अगर साल में एक बार भी चेंज हुई रहेगी, अगर साल में एक बार भी चेंज हुई रहेगी तो इन दैट केस हम तुम्हारा मंथली एग्जाम्पशन कैलकुलेट करेंगे। और अगर एक भी चीज़ साल में एक बार भी चेंज नहीं हुई रहेगी तो हम लोग तुम्हारा एनुअल एग्जाम्पशन कैलकुलेट करेंगे। मंथली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर समझा, कैलकुलेट कैसे करोगे समझा, मंथली करोगे कि एनुअल करोगे, बट कितना एग्जाम्पशन का बताओ। बोलते इन दैट केस यू हैव टू चेक वेयर आर यू स्टेइंग। आर यू स्टेइंग इन केडीएमसी और यू आर स्टेइंग अदर देन केडीएमसी। अब नम्रता को लगेगा सर केडीएमसी का नाम यहाँ पे आ गया, हमारा कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना बड़ा है कि इनकम टैक्स में उसका नाम है। दैट इज नॉट द केस। केडीएमसी का मतलब होता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। इफ यू आर स्टेइंग इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ये चार में से किसी शहर में एक जगह पे रहते रहोगे तो एग्जाम्पशन शैल बी टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 50% ऑफ सैलरी, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। ये तीन में से जो छोटा रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सेकंड पार्ट, नहीं सर इफ ही स्टेज एनीवेयर एल्स, तो मतलब वो केडीएमसी में नहीं रहता है, कोलकाता के बाहर दिल्ली मतलब पूना में रहता है, तो इन दैट केस इज नॉट स्टेइंग इन केडीएमसी। तो बाकी सब सेम है, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट सेम है। फर्स्ट पॉइंट 50% है उसको 40% कर दिया, बाकी कुछ नहीं। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ सर। लेकिन इसमें आपने बोला 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या है? समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ। सैलरी का मतलब क्या है? हाँ सैलरी मतलब एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। नहीं, सैलरी का वो मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। ये तीन चीजों को कंसिडर करने का। फिर से एक बार, बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। इन तीनों का टोटलिंग विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके सर, वो ब्रैकेट में लिखा है उसका क्या मतलब है? डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, उसका क्या मतलब होता है? तो उन्होंने बोला है कि डियरनेस अलाउंस की बात चालू है। जैसा मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे एम्प्लॉयर लोग ये ऐसा करके रखते कि भाई प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ग्रेचुइटी एक्ट है और बाकी कोई एक्ट है, उसमें फिर मुझे रिटायरमेंट के टाइम आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसके लिए मैं आपका सैलरी अलग कंसिडर करता हूँ, डीए अलग कंसिडर करता हूँ, सैलरी अलग कंसिडर करता हूँ, अलग अलग अलाउंसेस कंसिडर करता हूँ। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर बोल सकते हैं कि भले मैंने इसका नाम डीए रखा रहेगा तो भी दिस विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? दिस विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, देन दैट पोर्शन ऑफ डीए शुड बी इंक्लूडेड हियर। कभी कभी ऐसा रहेगा, मैं तुमको डीए कितना दूंगा, तुम्हारा सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ है और डीए कितना दूंगा तुमको मैं, मे बी आई एम गोइंग टू गिव यू डीए ऑफ ₹40,000 पर मंथ, मतलब तुम्हारा सैलरी कितना हो जाएगा हाथ में 90,000 हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ दोस 40,000 मैं बोलूंगा 60% इज गोइंग टू फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो फिर एचआरए का एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने के लिए 50,000 के सैलरी को ले लो, 40,000 को पूरा मत ले लो, 40,000 का कितना परसेंट लेना पड़ेगा? 60%, मतलब कितना हो गया? 24,000। तो 50 + 24 मतलब तुम्हारा सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआर एग्जाम्पशन इज 74,000। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में ऐड क्या कर दो? कमीशन। कौन सा कमीशन? एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। अगर कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है नहीं चलेगा, कमीशन पर यूनिट है नहीं चलेगा, परसेंटेज ही चाहिए। और परसेंटेज भी किसका चाहिए? टर्नओवर चाहिए। टर्नओवर भी किसका चाहिए? अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय चाहिए। क्या रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय रहेगा तो ही चलेगा, कंपनी का टोटल टर्नओवर वाला नहीं चलेगा। कंपनी उस एम्प्लॉय ने कितना टर्नओवर अचीव किया उसके हिसाब से फिर वो तीनों का टोटलिंग विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। एंड एचआरए के लिए सैलरी शुड नॉट बी आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, बट इट शुड बी ऑलवेज ऑन ड्यू बेसिस। इतना अलग अलग पॉइंट्स एचआरए के एग्जाम्पशन में आता है और एक किसके लिए काम का है? ऑप्शनल रेजिम के काम का है।
डिफ़ॉल्ट रेजिम में अगर आपको याद रहेगा तो मुझे बताओ, आपका बेसिक स्लैब रेट कहाँ से चालू होता है? 3 लाख। और यहाँ पे कैसे चालू होता है? 2,50,000 में। और वहाँ पे 2,50,000 के बाद में कितना आता है? 5 लाख। 5 लाख के बाद में कितना आता है? 10 लाख। 10 लाख के बाद में कितना आता है? ऊपर जो भी कुछ है वो। यहाँ पे क्या है? 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12, मतलब यहाँ पे टैक्स, और टैक्स का रेट भी कम बढ़ता है। 0 का 5, 5 का 10, 10 का 15, ऐसा बढ़ते जाता है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? इट इज नॉट गोइंग अप एट अ वेरी फास्ट स्पीड, इट इज गोइंग अप एट अ वेरी स्लो स्पीड। क्लियर है मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो क्योंकि तुमको वहाँ पे टैक्स का अमाउंट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही बढ़ा के दिया हुआ है और बाद में टैक्स स्लैब भी धीरे धीरे बना के रखे हुए हैं, इसलिए वो सिस्टम सिंपल होने वाला है। तो वहाँ पे बोल कर रखा है एचआरए का एग्जेम्पशन फिर से कैलकुलेट मत करते बैठो। डिफॉल्ट स्कीम में इसके लिए एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता नहीं है। नहीं सर, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिला तो सारा का सारा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ, तो मेरा इनकम बढ़ेगा। वो हाँ, अब क्या करोगे? नहीं सर, लेकिन इनकम बढ़ा तो भी रेट्स ऑफ टैक्स कम है ना, तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी फिर भी कम ही आएगा, टेंशन मत लो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन सर मुझे चेक करना है, मैं डिफॉल्ट जाऊँ कि ऑप्शनल जाऊँ? मैं बोलूँगा हाँ, वो तो तुमको मैंने ऑलरेडी परमिशन दिया ही है ना। अपना पूरा चार्ट अगर याद रहेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करने का रहता है, तो उसमें यही बोला हमने कि आप पहले एक बार कैलकुलेट करके देखो ऐसा कितना है, उसका कितना है, विच एवर इज बेनिफिशियल दैट यू शुड चेक। तो जब ऑप्शनल में कैलकुलेट करोगे तो एग्जाम्पशन ऐसे कैलकुलेट करने का है, और डिफॉल्ट का टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। याद रखो, टोटल इनकम निकालो, फिर टैक्स लाइबिलिटी निकालो, चेक करो क्या करने का क्या नहीं करने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो फिर अभी ये लिखना चालू करो, एचआर एग्जाम्पशन, और नीचे क्या लिखोगे? अवेलेबल ओनली अंडर ऑप्शनल रेजिम। आई एम ऑन स्लाइड नंबर 15 डायरेक्टली। हाँ, हमने बहुत सारा आगे जंप करके रखा हुआ है। मेरा 15 पेज मतलब आपका लगभग 25 पेज, ऐसा समझो। अरे नीरज सर का मैसेज है, सर को भी बहुत फीवर एंड कोल्ड है, तो सर भी लेक्चर नहीं दे सकेंगे ऐसा लगता है।
Shall I scroll down? Complete? Come on, be quick. Chal. Let us consider first question. Mr. Rajkumar has the following receipts from his employer. Basic pay 40,000 per month. बेसिक पे तो इनकम टैक्स के लिए जिसको सैलरी बोलते हैं उसमें भी कवर किया जाएगा.
और HRA के सैलरी का जो येलो कलर का अपना बॉक्स है उसमें भी कवर किया जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डियरनेस अलाउंस 6000 पर मंथ, इनकम टैक्स में जिसको सैलरी बोलते हैं उसमें तो डियरनेस अलाउंस कवर होता ही है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। HRA के लिए कवर होगा कि नहीं होगा, दैट विल डिपेंड वेदर इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट, वो चेक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद समझेगा। कमीशन ये 50,000 पर एनम उन्होंने बोल कर रखा है, लगता नहीं है कि ये परसेंटेज वाला कमीशन है करके, देखेंगे तो ये इनकम टैक्स के सैलरी के लिए कमीशन सैलरी में आ जाएगा, बट HRA के एग्जाम्पशन में शायद आने का चांसेस नहीं है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर, तो उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉयर ने उसको मोटर कार दे दी है, उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉयर ने उसको मोटर कार दे दी है, तो वो जो मोटर कार है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पर्सनल काम के लिए अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो इट इज बेनिफिट इन काइंड, इट शुड बी कंसिडर्ड एज फुल्ली टैक्सेबल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट HRA 15,000 पर मंथ, HRA कितना है आपका 15,000 पर मंथ है, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि ये एग्जाम्प्ट हो सकता है अगर वो ऑप्शनल रेजिम में जाएगा तो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार assuming that he paid a rent of rupees 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of salary for retirement benefits. उन्होंने खुद ही बोल के रखा है DA is forming part of salary for the purpose of retirement benefits. Mr. Rajkumar exercises the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC. तो 115 BAC के हिसाब से उसका जो रिक्वायरमेंट है उसमें से बाहर निकल गया वो, मतलब अपने को टेंशन नहीं है, अभी ऑप्शनल रूम के रेजिम के हिसाब से आना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पशन मिल सकता है। तो वर्किंग कैसे होगा, पहले बेसिक पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा, 40,000 रुपया पर मंथ है इंटू 12 48,000 सॉरी 4,80,000। डियरनेस अलाउंस 600 इंटू 12 डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला जाएगा। कमीशन 50,000 पर आना में, उसको 12 से मल्टीप्लाई मत करो, पर आना में बाबा लोग बेबी लोग, समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम ले लो, उसको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाद में मोटर कार फॉर पर्सनल यूज 1,500 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम ले लेंगे। HRA इनर कॉलम में ले लेंगे 15,000 पर मंथ, मतलब 15,000 इंटू 12 इनर कॉलम में जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, 15,000 इंटू 12 उनका इनर कॉलम में जाएगा। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ HRA एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार assuming that he paid a rent of rupees 16,000 per month for staying in कानपुर। कानपुर मतलब KDMC में आता नहीं है, KDMC मतलब कौन, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा उसका एग्जाम्पशन कितना रहेगा। मैं बोल सकता हूँ पहले ये बताओ कि उसका सैलरी साल में कुछ चेंज हो गया, ऐसा कुछ बोला है क्या, हैव दे टोल्ड यू दैट इज सैलरी चेंज वंस इन अ ईयर, और HRA चेंज हो गया, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज हो गया, कुछ भी बोला हुआ नहीं, और सिटी भी चेंज नहीं हुआ उसको, कुछ भी नहीं, ना सैलरी ना HRA ना रेंट ना प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब वी कैन मेक कैलकुलेशन ऑन एनुअल बेसिस। समझे मैं क्या बोला। पहला क्वेश्चन, इज ही स्टेइंग इन हिज ओन हाउस, नो। इज ही स्टेइंग इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट, नो। इज ही स्टेइंग इन हाउस फॉर विच रेंट पेड इज मोर देन 10% ऑफ सैलरी, उसका सैलरी कितना है 40,000 है, 40,000 का 10% मतलब कितना होता है 4,000, उसका रेंट कितना है 16,000 है। वी कैन सी दैट इज रेंट पेड इज क्वाइट बिग, मतलब उसको HRA का एग्जाम्पशन मिल सकता है। नेक्स्ट पार्ट, इज ही स्टेइंग इन KDMC, नो। दैट मीन्स उसको 40% पहला कंसिडर करना पड़ेगा। आपने जो चार्ट बनाया है उसके सब देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा 40% ऑफ सैलरी, दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट क्या एक्चुअल HRA रिसीव, विच एवर इज लेस दैट विल बी एग्जाम्प्ट। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओके। तो वर्किंग कैसे करूंगा मैं, सिंस ही स्टेज इन कानपुर 40% of salary, that is basic plus DA if the terms of employment so provide plus commission as a fixed percentage of turnover received by the employee is equal to 4,80,000। 4,80,000 कहाँ से है सर आपको, 40,000 इंटू 12 प्लस 72,000, 70,000 कहाँ से है आपको 6,000 इंटू 12 प्लस 0। सर कमीशन क्यों नहीं लिया, बिकॉज दैट कमीशन इज पर आनम, इट इज नॉट एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, तो उसको 0 कर लिया, इंटू 40% ले लिया, तो अमाउंट कितना आ गया 2,20,800। सर आपने डायरेक्टली साल भर का क्यों ले लिया, 4,80,000 क्यों लिया, आपने 40,000 पर मंथ है तो 40,000 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, बिकॉज नाइदर हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस नॉर इज रेंट नॉर इज HRA नॉर इज सैलरी, नथिंग चेंज इन द ईयर, दैट्स व्हाई वी कैन मेक कैलकुलेशन ऑन एनुअल बेसिस। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो एनुअल बेसिस में कैलकुलेशन के इसलिए मैंने 4,80,000 और 72 ले लिया है, समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटू 40% ले लिया, हो गया कितना 2,20,800। बाद में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना उसका 16,000 इंटू 12 महीना माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या 4,80,000 प्लस 72 प्लस 0। नहीं सर सैलरी में सब है ना, ये भी है ये भी है, मोटर कार भी है सर, ले लो। मैं बोलूँगा वो सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स है, और मैं चेक कर रहा हूँ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पशन अंडर 1013 है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो फिर इसके लिए यहाँ पे वर्किंग थोड़ा अलग हो गया, 10% ऑफ 4,80,000 प्लस 72 प्लस 0 ले लिया, जो आंसर आएगा वो। सर इसको 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आपने 16,000 को मस्त से 12 से मल्टीप्लाई किया, और 4,80,000 को नहीं किया। अरे बाबा 4,80,000 ऑलरेडी 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद है, 72,000 ऑलरेडी 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद है, लेकिन 16,000 पर मंथ इसके उसको 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है।
समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट। एंड एक्चुअल एचआर रिसीव्ड कितना तुम्हारा 15,000 इंटू 12। एक्चुअल एचआर रिसीव्ड कितना तुम्हारा 15,000 इंटू 12। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये भी तीनों का अमाउंट कंसिडर करूंगा, तो जो छोटा रहेगा वो छोटा कौन है मेरे ख्याल से 1,36,800 छोटा है, तो उसको मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 1,36,800 एग्जाम्प्ट। आउटर कॉलम में कितना आएगा 43,200। सबको समझा क्या? क्लियर? चलो फटाफट पूरा कर लो।
तो आज आपको ज़्यादा जल्दी घर जाने को मिलेगा फिर इन दैट केस, क्योंकि नीरज सर नहीं है तो। ओके, नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, आई हैव टेकन इट फ्रॉम डिफरेंट बुक, नॉट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। अच्छा क्वेश्चन है, प्रेशर आएगा, पूरा ध्यान चाहिए। चार वाजून 6 मिनटं झाली पण भरपूर बोला आपण ना। चलो ठीक है। मेरा ACCA का बैच जो हमेशा 3 o'clock को रहता है, उसको मैंने आज 5 बजे बुलाया था, क्योंकि मुझे साली मैडम का मालूम था कि आज उनको आने वाली नहीं करके। तो मेरा 5 बजे को लेक्चर है, तो मैं तुमको 4:45 तक रखता हूँ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। मिस्टर राजकुमार हैज़ फॉलोइंग रिसीट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, बेसिक पे ₹30,000 per month, ओके। डियरनेस अलाउंस 20,000 per month forms part of salary. कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन एनुअल टर्नओवर ऑफ राजकुमार ऑफ ₹1,20,00,000। बाबा लोग अभी परसेंटेज दिया है कमीशन का, और वो राजकुमार का टर्नओवर दिया हुआ है, मतलब दिस इज ओके फॉर अस, दिस वी कैन कंसिडर। तो बेसिक सैलरी तो इनकम टैक्स के लिए भी सैलरी है और HRA के लिए भी सैलरी है। डियरनेस अलाउंस इनकम टैक्स के लिए भी सैलरी है, और उन्होंने खुद ही बोल के रखा है इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब HRA के लिए भी सैलरी है। कमीशन एज 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ राजकुमार 1,20,00,000। तो कमीशन का अमाउंट 1,20,00,000 नहीं है, टर्नओवर का अमाउंट 1,20,00,000 है, उसका 1% राजकुमार को कमीशन मिलने वाला है। तो इनकम टैक्स के लिए भी सैलरी है और HRA के लिए भी सैलरी है। हाउस रेंट अलाउंस 10,000 per month है, अच्छी बात। ही वॉज स्टेइंग इन मुंबई फ्रॉम 1 April to 30 June ऑन रेंट ऑफ ₹15,000 per month। बाबा लोग बीबी लोग मुंबई बोला है, मतलब KDMC के अंदर आ गया, लेकिन फ्रॉम 1 April up to 30 June ही बोल के रखा हुआ है। इसका मतलब वो साल भर एक जगह पे नहीं था। इसका मतलब अगर साल में हमने क्या बोला था, आइदर सैलरी और HRA और रेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, चार में से कोई एक भी चीज़ अगर साल में एक बार भी चेंज हुई रहेगी तो कैलकुलेशन शुड बी ऑन मंथली बेसिस। मतलब ये एनुअल बेसिस का प्रॉब्लम नहीं है, ये मंथली बेसिस का प्रॉब्लम है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। ही वॉज स्टेइंग इन मुंबई फ्रॉम 1 April to 30 June ऑन अ रेंट ऑफ ₹15,000 per month। देयर आफ्टर ही वॉज ट्रांसफर्ड टू पुणे फ्रॉम 1 July to 31 March, आउट ऑफ विच ही वॉज स्टेइंग इन अ हाउस ऑन अ रेंट ऑफ ₹10,000 per month फ्रॉम 1 July to 30 November, and thereafter in a house on rent of ₹16,000 per month from 1 December to 31 March. Compute his gross salary if Mr. Rajkumar exercises his option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSE सबसेक्शन 1A। उसने बोल के रखा है मैं 115 BSE के बाहर जाना चाहता हूँ, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहना नहीं चाहता है, मतलब वो ऑप्शनल में जाना चाहता है। ऑप्शनल में रहेगा तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा, HRA का एग्जाम्पशन मिल सकता है। बट अपने राजा ने क्या क्या चीज़ें चेंज करके दिखाया, देखो जरा। ही वॉज स्टेइंग इन मुंबई फ्रॉम 1 April to 30 June। इधर मुंबई है और वो 1 April to 30 June का है, और रेंट भी 15,000 पर मंथ है। सेकेंड, बाद में ही वॉज ट्रांसफर टू पुणे, मतलब KDMC के बाहर चला गया, मतलब मुंबई के पीरियड के टाइम 50% देखना पड़ेगा, पुणे के पीरियड के टाइम 40% देखना पड़ेगा, फ्रॉम 1 July to 31 March। एंड उसके अंदर भी बोल के रखा है आउट ऑफ विच ही वॉज स्टेइंग इन अ हाउस ऑन रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम 1 July to 30 November। मतलब 1 July to 31 March भले अपने को दिखने के लिए एक ही दिखता रहेगा, तो भी उसके अंदर 2 टुकड़े हैं। 1 July to 31 March के अंदर 1 July to 30 November इज फॉर 10,000 per month, and thereafter it is 16,000 per month from 1 December to 31 March। समझा कैसे हो रहा है वो? मतलब अगर मुझे साल को डिवाइड करने का है तो मैं डिवाइड कैसे कर सकता हूं साल को? नंबर 1, फ्रॉम 1 April to 30 June मुंबई, एंड रेंट कितना है 15,000 पर मंथ। बाद में फ्रॉम 1 July टू 31 March पुणे, मिला कर आपको सबको, एंड वो कितना कंसिडर करना पड़ेगा अपने को 10,000 पर मंथ। और बाद में फिर से एक बार फ्रॉम 1 December टू 31 March अगेन पुणे, एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी 16,000 पर मंथ। ऐसे 3 अलग अलग पीरियड का अपने को वर्किंग करना पड़ेगा। समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? आकांक्षा मैडम समझा क्या? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। तो वर्किंग कैसे होगा देखिए अभी अपना। राजकुमार बेसिक पे ले लिया, 30,000 into 12 ले लिया, 3,60,000। DNS अलाउंस 20,000 into 12 ले लिया। कमीशन 1,20,00,000 का 1% 1,20,000 आउटर कॉलम ले लिया। HRA का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, उसका जगह चेंज हुआ है, रेंट चेंज हुआ है, बट HRA का अमाउंट सेम है, इसलिए 10,000 into 12 मतलब 1,20,000 हो गया।
एग्जाम्शन मुझे कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने बोल कर रखा वर्किंग नोट है। कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। उन्होंने अपने को क्या पूछा है, कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी। उन्होंने उसका नेट सैलरी पूछा नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा नहीं, इसलिए मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब माइनस करके नहीं दिखा रहा हूँ। कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके, तो ग्रॉस सैलरी पे रुक जाऊंगा। अब मुझे वर्किंग करने का, तो मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने बोला वैसा 3 पीरियड। एक पीरियड कौन सा है, 1 अप्रैल टू 30 जून, दूसरा 1 जून टू 1 जुलाई टू 31 मार्च, और तीसरा 1 दिसंबर टू 31 मार्च। ये जो 3 पीरियड है, 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 नवंबर एंड 1 दिसंबर टू 31 मार्च, ये जो 3 पीरियड है, ऐसा 3 अलग अलग कॉलम बनाया है। नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करके नहीं सिखा, तो मेरे ख्याल से तुमको पता रहेगा कैसे काउंट करना है करके। फिर स्पेसिफिक परसेंटेज, यहाँ पे कितना रहेगा, 50% रहेगा, यहाँ पे 2 जगह पे 40% रहेगा। क्यों, बिकॉज इधर वो पुणे में खेल रहा है, इधर वो मुंबई में खेल रहा है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, 50% ऑफ वॉट, सैलरी। लेकिन अभी ये कितना महीने का है, 3 महीने का है ना, इसलिए 30,000 प्लस 20,000 प्लस उसका जो है 1,20,000 मिल गया था ना, 1,20,000 कमीशन, वो 12 महीने का है, मतलब 3 महीने का कितना ऐसा कैलकुलेट करने का है। तो ये बोला 30,000 जो है वो 1 महीने का है, तो उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20,000 जो है वो 1 महीने का है, उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 1,20,000 वो 1 साल का है, उसको लोग 3 महीने से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैंने क्या कर दिया, 1,20,000 1 साल को पहले 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का हो गया वो। कह रहे समझ सके मैं कैसे बोल रहा हूँ प्राजक्ता, मतलब अभी राउंड ब्रैकेट जो है मेरा, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर क्या तीनों चीजें, ये 30,000 और ये 20,000 और ये 1,20,000 अपॉन 12,000, सॉरी 1,20,000 अपॉन 12, ये सब लोग कौन है, पर मंथ का अमाउंट है। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं। फिर पर मंथ के अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 महीने का अमाउंट मिल जाएगा। फिर 3 महीने का अमाउंट को 50% से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 50% का अमाउंट मिल गया है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना उसका, अपने को 3 महीने का चेक करने का है। रेंट पेड उन्होंने बोल कर रखा है, जब वो मुंबई में रहता था तो रेंट कितना था उसका, 15,000 पर मंथ था, याद है क्या आपको। तो 15,000 वो 1 महीने का है, इसके लिए 15,000 1 महीने का अंदर ले लिया। बाद में 10% ऑफ सैलरी, अभी 15,000 किसका 1 महीने का है ना, तो सैलरी भी बाकी का 1 महीने का पहले कंसिडर करता हूँ, मतलब 30,000 1 महीने का ही है और 20,000 1 महीने का ही है। 1,20,000 1 साल का है, उसको डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 1 महीने का हो जाएगा। तो ये जो आंसर है ये 1 महीने का है और ये भी 1 महीने का है, ये भी 1 महीने का है, ये भी 1 महीने का है। तो 1 महीने के रेंट पेड में से 1 महीने का 10% अमाउंट माइनस किया तो 1 महीने का अमाउंट मिल जाएगा एक्सेस। फिर 1 महीने के एक्सेस को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 महीने का एक्सेस मिल जाएगा। समझा कैसे वर्किंग कर रहा हूं मैं। बाद में कौन है एक्चुअल एचआर रिसीव्ड, वो कितना उसका, एचआर हमेशा उसका 10,000 पर मंथ था, सो 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000। तो एक तो 90,000 फर्स्ट पॉइंट, नहीं तो 27,000 सेकेंड पॉइंट, नहीं तो 30,000 थर्ड पॉइंट, विच एवर इज लेस, मतलब कितना रे 27,000। तो एग्जाम कितना हो गया, फर्स्ट 3 मंथ्स में 27,000 एग्जाम होगा। सेकेंड 5 मंथ्स में क्या होगा, 40% ऑफ 5 मंथ्स, 30, 20, बाकी 10 नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1,20,000 हो गया, ये 20,000 हो गया और ये 50,000 हो गया। तो फिर 1,20,000 नहीं तो 20 नहीं तो 50, विच एवर इज लेस, मतलब कितना रे 20 इज लेस, इसलिए 20 यहाँ पे आ गया। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। और लास्टली क्या बोलूँगा, 96 और 40 विच एवर इज लेस, मतलब 40 आ गया। तो फिर 27 एग्जाम्प्ट है, 20 एग्जाम्प्ट है और 40 एग्जाम्प्ट है। 27 प्लस 20 मतलब 47, 47 प्लस 40 मतलब 87, वो 87 अपना यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 27 प्लस 20 प्लस 40 कहाँ से आया, समझा क्या, व्हाट द आइडिया। मंथली कैलकुलेशन समझा। अभी इससे भी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, वो शायद इसी के नीचे रहेगा तो बाद में रहेगा, बट वो भी कवर करके लेने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। ओके चल, ये स्लाइड नंबर कौन सा अपना 17 है, एंड दिस इज नॉट अ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई हैव गिवन।
Please do not copy, please try to make calculations on your own.
कंप्लीट। जी मैडम, shall I go ahead? Yes, sir. Okay, great. नम्रता, प्राजक्ता, पहला अलाउंसेस कौन सा था अपना? अलाउंसेस फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के अलाउंस का स्पेशलिटी क्या रहता है? जनरली दे आर टैक्सेबल, exempt only if it is specifically mentioned. पर्सनल पर्पस के अपने को कैसे समझेगा? तुम्हारे घर के खर्चों के लिए दिया हुआ अलाउंस मतलब पर्सनल अलाउंस। और उसका बेसिक रूल क्या है? तुम्हारे घर के खर्चों के लिए एम्प्लॉयर ने अलाउंस देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दिया है मतलब वो सैलरी ही है, तो उसको हम लोग टैक्सेबल करने वाले हैं। लेकिन 3 ऐसे अलग अलग खर्चे हैं, 3 या फिर 4 बोल सकते हो आप लोग, 3 अलग अलग अलाउंसेस है जहां पे एग्जाम्पशन मिल सकता है। कौन सा? HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। याद है क्या आपको सबको? ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। HRA का वर्किंग कैसे करने का अभी हमने 2 प्रॉब्लम करके देखा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या बोला? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। उसका भी प्रॉब्लम करने वाला हूं, आगे आने वाला है वो प्रॉब्लम्स। और हॉस्टल अलाउंस के लिए 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये 3 लोगों का स्पेशलिटी क्या है? HRA, एजुकेशन, हॉस्टल। ये 3 लोगों का स्पेशलिटी क्या है? टू बी काउंटेड ओनली इफ द एसएससी हैज गॉन फॉर ऑप्शनल रिजीम। अगर वो डिफॉल्ट रिजीम में रहेगा तो तीनों का एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। चौथा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसका स्पेशलिटी क्या है? वो दोनों रेजिम में मिल जाता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दोनों रेजिम में मिल जाता है। और उसका रूल क्या है? लेकिन मिलेगा कब? ओनली इफ द एम्प्लॉई इज आइदर डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड। ये 4 रहेगा तो ही उसको एग्जम्पशन मिलेगा। वो भी कितना एग्जम्पशन मिलेगा? आइदर द अमाउंट ऑफ अलाउंस और ₹3,200 पर मंथ, विच एवर इज लेस। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा? अभी अगला पॉइंट है अलाउंसेस विच आर ऑफ गिवन टू स्पेसिफिक एम्प्लॉयज। और ऊपर से वो ऑफिस अलाउंसेस है, मतलब वो पर्सनल पर्पज के लिए दिए हुए नहीं है, ऑफिस के काम के लिए दिए हुए हैं। और वो भी दिए किसको? स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को है। तो जनरल रूल क्या है? दीज आर जनरली फुल्ली एग्जाम। जनरली दीज आर फुल्ली एग्जाम, क्योंकि ऑफिस के काम के लिए है। जिस तरह से कोई बोलेगा सर आपको ऑफिस में यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी दिया है, तो आपका सैलरी में बोलूंगा ऐसे कैसे सैलरी है? ऑफिस में काम करना क्या? तो कुर्सी लगेगा, टेबल लगेगा, एसी लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, तो मेरा अलाउंस नहीं, ऑफिस के काम के लिए तुम बोल रहे हो मुझे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जैसा ये अलग अलग फैसिलिटीज तुमने मुझे दिया, वो मेरा सैलरी नहीं है, वैसे ऑफिस का काम करने के लिए मुझे अलाउंस दिया रहेगा, तो दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज माय टैक्सेबल अमाउंट। उसके अंदर एक कौन सा था? एनी अलाउंस बाय गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। वो हमने आज तीसरी बार देख रहे हैं अभी हम लोग 10(7). बाद में अलाउंसेस पेड टू द हाई कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 22A2 समशरी अलाउंस and allowances by UNO to its employees is exempt. Allowances to teacher or professor from SAARC member states and transport or sumptuary allowance to serving members of UPSC are fully exempt, and retired members are exempt up to ₹14,000 per month under section 1045. ये याद रखने का कि these are the special allowances given to whom? Very special people. ये किसको मिल रहा है? सबको नहीं मिलता ना ये पहला वाला अलाउंस। Those Indian citizen which are working for government of India outside India उनको मिलने वाला है। दूसरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तीसरे यूनो के एम्प्लॉइज, चौथा टीचर और प्रोफेसर फ्रॉम सार्क कंट्रीज, एंड पांचवा ट्रांसपोर्ट एंड सब्सिडी अलाउंस टू द सर्विंग मेंबर्स ऑफ यूपीएससी और रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। इसको ही मिलने वाला है। तो सबको मिलता ही नहीं है, पहली बात, उनको ही मिलने वाला है और उनको एग्जाम्प्ट होने वाला है। क्लियर में? रिटायर्ड रहेगा तो 14,000 पर मंथ एग्जाम्प्ट है, बाकी सारा का सारा टैक्सेबल है। नेक्स्ट कौन सा? एग्जाम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंडिचर। मतलब तुमने जिस काम के लिए अलाउंस दिया है उस काम के लिए खर्चा किया रहेगा, तो आइदर द अमाउंट ऑफ अलाउंस और द अमाउंट ऑफ खर्चा विच एवर इज लेस दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन और दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट, और अगर सपोज जिस काम के लिए अलाउंस दिया है उस काम के लिए खर्चा नहीं किया रहेगा तो सारा का सारा अलाउंस इज टैक्सेबल। उसमें कौन आता है? ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस और कन्वेंस और डेली और हेल्पर और रिसर्च और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये ऑफिस के काम के लिए दिए हुए चीज़ है। ट्रैवलिंग और ट्रांसफर टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और ऑन टूर और ट्रांसफर इंक्लूडिंग अमाउंट पेड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन सच ट्रांसफर। उसको एक जगह दूसरी जगह उसको ट्रांसफर हो गया
तो ट्रांसफ़र के काम के लिए उसका बेचारा पूरा घर इधर से उधर लेके जाने का है उसका, तो उसके लिए अलाउंस दिया है उसको। नहीं तो टूर पे जाने को बोला उसको 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो वहाँ पे अभी घर वालों को लेके नहीं जाएगा वो, तो उधर होटल में रहेगा, होटल का खर्चा होगा, होटल का लॉन्ड्री का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, और जाने जाने का ऑफिस का काम के लिए जा रहा है, मजे करने के लिए नहीं जा रहा है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेगेटिव केस में बोलेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज, तूने जितना खर्चा किया उतना अलाउंस दिया है ना तुझे, हमने तुझे अलाउंस दिया था पर मंथ 5,000 और तूने खर्चा किया कितना 5,000, हम बोलेंगे सारा का सारा एग्जाम। अलाउंस दिया था 5,000, तूने खर्चा किया 6,000, हम बोलेंगे तेरा प्रॉब्लम, 5,000 ही एग्जाम होगा, अभी 6,000 एग्जाम नहीं होगा क्योंकि एग्जामेशन कैन नेवर क्रॉस इनकम। लास्ट 5,000 का अलाउंस मिला था बट खर्चा कितना किया 3,000, बोलूँगा बाकी का 2,000 टैक्सेबल। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब तुम्हारा ऑफिस तुमको क्या बोलता है, टैक्सी से आओ जाओ, उसके लिए तुमको अलाउंस दे रहे हैं, और तू जाते आता है बस से, पैसा बचाता है, बाकी का पैसा खुद के पॉकेट में रखता है। हम बोलेंगे ठीक है रखना, बट टैक्स भरना पड़ेगा, तेरा सैलरी इनकम है, बिकॉज अब तू उससे अपने घर का खर्चा करने वाला है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दूसरा कौन सा, कन्वेंस अलाउंस, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन कन्वेंस परफॉर्मेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटीज। ऑफिस के काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाने का है, बैंक में जाने का है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके लिए आने जाने का तुझे कन्वेंस का अलाउंस मिल रहा है। ट्रैवलिंग ट्रांसफर इज जनरली बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? कन्वेंस इज विद इन द सिटी, रिक्शा बस ऐसा सब चीज़ इसके अंदर आ जाता है। डेली अलाउंस ऑन टूर और फॉर अ पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर उसको टूर पे भेजा हुआ है तो वहाँ पे उसका जो मैंने बोला वो लॉन्ड्री का खर्चा, नहीं तो खाने का खर्चा, वो सब चीज़ों को अगर अलाउंस मिलता रहेगा तो जितना अलाउंस मिला है उतना, नहीं तो जितना खर्चा किया उतना, विच एवर इज लेस दैट विल बी एग्जाम। बाद में हेल्पर, अब ये हेल्पर बहुत डिफिकल्ट इमेजिन करने के लिए, बट मुंबई में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब स्पेशली एक एम्प्लॉय का अच्छा एग्जाम्पल है। मुंबई में क्या है, बहुत बड़ा बड़ा हाई राइजेस है और वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग कंपनीज़ है, तो कंपनीज़ का बहुत सारा अलग अलग पार्सल्स रहता है और वो पोस्ट ऑफिस से आता है पार्सल, तो वो पार्सल लेके सब जगह पे घूमना, बाद में अलग अलग स्टेयरकेस चढ़ना, वो जमता नहीं है। बहुत सारे पोस्टमैन को बोलते हैं सर मैं पोस्टमैन हूँ, मेरा काम क्या है एड्रेस बराबर से पढ़ना, बराबर से वहाँ पे डिलीवर करना, मैं कूली नहीं हूँ। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर वहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उधर के पोस्टमैन लोगों को साथ में कूली चार्जेस देता है। बोलते जब जिस दिन ज़्यादा रहेगा ना, सामान ज़्यादा रहेगा, उस दिन तू कूली लगा ले और कूली को साथ में लेके जा, कूली का खर्चा हम लोग देने को तैयार है। सो ऐसा उसको डेली हेल्पर अलाउंस मिलता रहेगा। सो दैट अलाउंस विल बी अगेन एग्जाम्ड टू द एक्सटेंट ऑफ either the amount received or the amount spent, whichever is less. Research allowance for encouraging the academic research and other professional pursuits. तो उसके लिए अगर तुम कुछ रिसर्च के लिए तुमको अलाउंस मिलता रहेगा तो जितना अलाउंस मिला है उतना, नहीं तो जितना खर्चा करोगे उतना, whichever is less that will be exempt. And last, uniform allowance to meet the expenditure on the purchase or maintenance of uniform for wear during the performance of office duties. जो मैंने बोला था तुम लोगों को, एरोप्लेन का क्रू मेंबर्स जो रहेगा, वो ड्राइवर रहेगा, बड़े बड़े ऑफिस लोगों का, तो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन लोगों को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कितना मिला है उतना और कितना खर्चा कितना किया है उतना, whichever is less that will be exempt. अब ये जो लास्ट का पॉइंट है, exemption does not depend upon expenditure but it is dependent on specific limit. ये सिर्फ एग्जाम का एक दिन पहले पढ़ के जाने का। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? अभी से उसके पीछे लगने का नहीं, याद रखने का कि अब ऐसा कुछ तो है, अपने को एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने का है। अब क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर श्रीकांत हैज़ 2 sons. He is in receipt of children education allowance of ₹150 per month for his elder son. तो बड़े बेटे के लिए उसको 150 रुपये का अलाउंस मिल रहा है एंड ₹70 per month for his younger son. Both his sons are going to school. He also receives the following allowances: transport allowance 1,800 per month, tribal area allowance 500 per month. Compute his taxable allowances. Compute his taxable allowances. तो अगर ऑप्शनल स्कीम में जाएगा तो क्या, और डिफॉल्ट स्कीम में जाएगा तो क्या? क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो ऑप्शनल स्कीम में जाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बड़े बेटे का क्या होगा, 150 रुपीज़ उसको मिल रहा है पर मंथ का, बट अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड बोला कर रखा है, इसलिए -100 करना पड़ेगा। बाकी का अमाउंट टैक्सेबल, मतलब 50 रुपये टैक्सेबल, 50 × 12 मतलब 600 रुपये टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट, यंगर सन के लिए क्या बोलना पड़ेगा, 70 मिल रहा है, तो सर 100 रुपये माइनस करो, -30 करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम, मतलब 70 - 70 मतलब 0 अमाउंट इज टैक्सेबल, तो इसके लिए टैक्सेबल इज नील। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपये पर मंथ है, इंटू 12, सारा का सारा टैक्सेबल हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि वो ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिक, हैंडीकैप, डेफ एंड डम्ब है करके, तो सारा का सारा टैक्सेबल। ट्राइबल एरिया अलाउंस ऊपर दिया है मैंने यहाँ पे, 200 रुपया पर मंथ है, मिला क्या आपको यहाँ पे? ओके, सो दैट इज अमाउंट विच इज कंसिडर्ड। 500 मिल गया है, 200 रुपये एग्जेम्प्ट है, बाकी का 300 टैक्सेबल। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन वही अगर सपोज वो अपना हीरो डिफॉल्ट स्कीम में जाएगा तो ट्राइबल एरिया अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और बच्चे का अलाउंस पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 150 रुपया प्लस 70 रुपया, मतलब 220 रुपया पर मंथ मिल रहा है। सो 220 × 12 में ना सारा का सारा टैक्सेबल, नथिंग इज एग्जाम। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वैसे ही अपना ये ब्लाइंड, हैंडीकैप वगैरह कुछ है नहीं,
तो वैसे भी टैक्सेबल था, यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? चलो फटाफट पूरा कर लो। गुड, बहुत सारा पूरा किया हमने आज। मुझे लगा अलाउंसेस कल हो जाएंगे, लेकिन अपने अलाउंसेस पूरा कर दिए। कंप्लीट। व्हाट्स द टाइम? इट्स 4:40। अगला पॉइंट प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, वो कल करने का अपने को, आज नहीं करेंगे। अभी मैं भी क्या करूँगा, ये पीपीटी जो है अभी अपलोड करके रखता हूँ,
तो मैडम ने जो लेक्चर दिया है वो आप चेक कर लीजिए बराबर से, और ऊपर से अपना कितना 20 तक स्लाइड्स पूरा हो गया है। उसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपने लिख के हो गया है और HRA का आपका चार्ट बना के हो गया है, बट बाकी का सब लिखने का बाकी है, समझे ना। तो उतना पूरा करेंगे। कल मेरे ख्याल से मुझे एक ही लेक्चर मिलेगा, कल का पता नहीं मैडम रहेंगे कि नहीं रहेंगी करके। नहीं रहेंगी तो 2 लेक्चर मिलेंगे, 2 लेक्चर मिलेंगे तो मेरा प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ सैलरी पूरा हो जाएगा। ग्रेचुइटी एंड कौन सा लीव सैलरी, नहीं 2 नहीं पूरे होंगे, एक ही होगा शायद, मतलब प्रॉफिट्स एंड लॉस सैलरी पूरा नहीं पूरा होगा, उसके अंदर बहुत सारे हैं। ग्रेचुइटी है, पेंशन है, लीव सैलरी है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, VRS कंपनसेशन है, तो काफ़ी बड़ा है वो, और उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो आज हम लोग कितने कर सके, 19 पेजेस कर सके ना, 19 के या, तो ये तो, और प्रोविडेंट फंड भी है। प्रोविडेंट फंड तो सबसे डिफिकल्ट है, उसके अंदर वो पॉइंट आते हैं 2 अलग अलग पॉइंट। ठीक है, नहीं कल 35 तक पूरा होने का चांसेस नहीं है, 35 भी उससे आगे जाएगा ये। परक्विजिट यहाँ चालू होता है ना, 37 तक पूरा करेंगे तो अपना प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी पूरा होता है। एक कौन है बेसिक, बाद में कौन है अलाउंसेस, बाद में कौन है प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ एंड प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी, और बाद में कौन है परक्विजिट्स, समझे क्या। तो आज का दिन कौन सा है, मंडे है ना, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वेडनेसडे तक अपना पूरा होना चाहिए सैलरी, नहीं तो नेक्स्ट थर्सडे। अरे बहुत बड़ा है अगर रोज़ 6-6 घंटे का लेक्चर लूँगा तो 1 हफ्ते में ख़त्म होता है। यस, मैं बोला ना आपका सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट कौन सा टॉपिक है, तो सैलरी एंड कैपिटल गेन्स। ओके, चलो ठीक है।